हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की 11 एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन एक लड़की को पकड़ कर लाता है, एक नहीं बल्कि दो लड़की को लाता है और उनसे कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इस शहर में क्या कर रही हो, और साथ साथ उनके कपड़े फाड़ रहा होता है। ज़ू फैन 2 बार उसके कपड़े फाड़ता है, यानी कि उसकी काफी ज्यादा कपड़े फट चुके हैं, और वो तीसरी बार उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इस शहर में क्या कर रही हो। वो लड़की घबरा जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बंदा है जिसका नाम ली यूटिंग है, मैं उसकी अडॉप्टिव डॉटर हूँ और मैं यहाँ पर इस शहर में लू फैमिली वालों को मारने के लिए आई हूँ, क्योंकि लू फैमिली वालों के पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। ज़ू फैन उससे पूछता है और तुम ऐसा कैसे करने वाली हो, या तुम अकेली लू फैमिली वालों को मारने की कोशिश करोगी। वो उसे कहती है नहीं, योमिंग वैली वाले हमारा साथ देंगे। योमिंग वैली वाले जब qianlang पवेलियन पर अटैक करेंगे तब हम लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए लू फैमिली पर अटैक करेंगे और सभी को मार डालेंगे। ज़ू फैन उसे कहता है अब मुझे जल्दी से बताओ, योमिंग वैली वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम लोग उन्हें कैसे जानते हो, तुम्हें इस सब से क्या मिलने वाला है, और तुम्हारे पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये सब कुछ अरेंज किया है। वो लड़की उसे कहती है मुझे नहीं पता, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ज़ू फैन उसका जवाब सुनने के बाद उसके बाकी के बचे हुए कपड़ों को भी फाड़ देता है। ज़ू फैन उसे कहता है तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे पास अपनी इज्जत बचाने का यही आखिरी मौका है, जल्दी से मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो, वरना मैं तुम्हारे बचे हुए कपड़े भी फाड़ दूंगा और फिर तुम किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मानती तो फिर मैं तुम्हें बाहर जितने भी गार्ड्स हैं उन सब के हवाले कर दूंगा, वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। लड़की उसे चिल्लाकर गालियां देना शुरू कर देती है। ज़ू फैन कहता है तुम्हारी गालियां देने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जल्दी से मुझे बताओ जो मुझे सुनना है। मैं सिर्फ 3 तक गिनती करूंगा, और साथ ही वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। ज़ू फैन का हाथ जैसे ही उसकी चेस्ट के करीब पहुंचता है वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसी वक्त जाओ कोई कहती है मैं बताती हूँ, और साथ ही वो लड़की रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, मेरी यंग मिस के साथ ऐसा मत करो, हमारा यूमिंग वैली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये सब कुछ तो मिस्टर जैंग ने किया है। ज़ू फैन कुई से पूछता है ये मिस्टर जैंग कौन है। यंग मिस जाओ कुई से कहती है इसे मत बताना कि मिस्टर जैंग कौन है, लेकिन ज़ू फैन जल्दी से अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उसका मुंह सील कर देता है। जाओ कुई रोते हुए कहती है उसका नाम जैंग मिंग है और वो हमारी यंग मिस का फियांसे भी है। एक दिन हमारे मास्टर के ऊपर लू जिनान जो कि हेड ऑफ लू फैमिली है, उन्होंने अटैक किया जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और वो कुछ भी बोल नहीं सकते। ज़ू फैन कहता है तो तुम लोग यहाँ पर अपने मास्टर का रिवेंज लेने के लिए आए हो, तुम्हें लगता है कि लू फैमिली वालों ने उस पर अटैक करके उसे पैरालाइज किया है, इससे आगे बताओ और तुम लोग क्या करने वाले हो। वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। ज़ू फैन जल्दी से फिर अपना हाथ उसकी चेस्ट की तरफ आगे बढ़ाता है और कोई फिर से उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, हम लोग लू फैमिली के गार्ड्स के साथ फाइट नहीं कर सकते थे, इसलिए मिस्टर जैंग ने एक प्लान बनाया था। मिस्टर जैंग ने सन गांजिया को वहाँ पर भेजा था लू फैमिली के गार्ड्स को मारने के लिए, लेकिन उसके बाद मिस जिया जो कि लू फैमिली की आखिरी बची हुई मेंबर है, उनका छोटा भाई, दोनों वहाँ से भागकर शहर में आ गए। हम तो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, हमें लगता है कि हम लोग उन्हें यहाँ पर मार सकते हैं, लेकिन यहाँ शहर में आने के बाद जब तुम लोग qianlang पवेलियन में चले गए तब मिस्टर जैंग ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने यूमिंग वैली वालों के साथ एक डील की है ताकि लू फैमिली वालों को आसानी से मारा जा सके। ज़ू फैन कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर के ऊपर लू फैमिली वालों ने अटैक किया था, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है किसी को अटैक करते हुए। जाओ कुई से कहती है मिस्टर जैंग ने सब कुछ देखा है। ज़ू फैन कहता है तो इसका मतलब मिस जिया के पास उनकी फैमिली का जो ट्रेजर है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे मास्टर को क्योर कर सकता है, ये सब भी तुम्हें मास्टर जैंग ने बताया होगा। जाओ कुई उसे अभी जवाब ही देने लगती है तो उसी वक्त मिस जिया अंदर आ जाती है और कहती है ज़ू फैन तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ज़ू फैन के सामने 2 लड़कियां खड़ी होती है, एक के कपड़े पूरे फटे होते हैं जबकि एक के आधे फटे होते हैं। मिस जिया शर्माते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है ज़ू फैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही, ये qianlang पवेलियन वालों का रेजिडेंस है, हम लोग यहाँ पर रह नहीं रहे, ये हमारा घर नहीं है, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पर लड़कियां लेकर क्यों आए हो। ज़ू फैन उसे कहता है मैंने ये सब कुछ लू फैमिली के लिए किया है। मिस जिया कहती है ये सब कुछ तुम लू फैमिली के लिए कर रहे हो। साथ ही मिस जिया चलाना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की, लू फैमिली वालों ने कब तुमसे कहा था कि 2 लड़की को लेकर रूम में आ जाओ और उनके साथ तुम क्या कर रहे हो, तुमने उनके आधे कपड़े फाड़ दिए हैं, अगर मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं तुम उनके साथ क्या कर रहे होते। तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और तुम हमारी फैमिली को एक दिन 7 एम्पायर फैमिली से भी स्ट्रॉन्ग बना दोगे, लेकिन तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ अयाशी कर रहे हो। जबकि ज़ू फैन सोच रहा होता है मिस जिया तो हमेशा बहुत ही शांत रहती है, आज इसे पता नहीं अचानक क्या हो गया है, ये इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रही है। ज़ू फैन उसे कहता है अगर मिस जिया को इस बारे में पता चल जाए कि ये लड़कियां कौन है तो मिस जिया शोर नहीं मचाएंगी, ये दोनों लड़कियां माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड से हैं, मैं इन दोनों को यहाँ पर इंटेरोगेशन के लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों के खिलाफ इंटेरोगेशन का ये तरीका बहुत ज्यादा कारआमद है। मिस जिया जैसे ही सुनती है कि ये दोनों ब्लैक विंड माउंटेन से हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और उनसे कहती हैं तुम लोगों ने मेरे फादर को मारा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ज़ू फैन उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है शांत हो जाओ, मुझे लगता
है कि तुम दोनों में बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। तुम दोनों ही फैमिलीज को लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे का दुश्मन हो, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ये सब कुछ योमिंग वैली वालों ने किया हो। तो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। ज़ू फैन कहता है चाहे वो लू फैमिली हो या फिर ब्लैक माउंटेन विंड वाले हो, योमिंग वैली वालों के सामने तुम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हो। लेकिन उसने तुम्हारे दोनों फैमिलीज के साथ इस तरह क्यों किया होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ज़ू फैन कहता है इस सब को समझने के लिए मुझे ब्लैक विंड माउंटेन जाना पड़ेगा। वो मिस ली से कहता है, लड़की से जिसके उसने कपड़े फाड़े हैं, वो उसे कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर चले, तो वहाँ पर जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतना सब कुछ हमारे साथ करने के बाद मैं तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर जाऊंगी। ज़ू फैन मिस जिया से कहता है मिस जिया अपने पास जो खजाना है वो मुझे दे दे। मिस जिया अपने पास से एक बुक निकालती है और उसके हाथ में रख देती है। ज़ू फैन उसे मिस ली को देते हुए कहता है क्या यही वो चीज है जो आपको चाहिए? आपको लगता है कि आपके मास्टर को इससे क्योर किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं ये एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स है। इसकी मदद से तुम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते, ना ही तुम अपने फादर का इलाज कर सकोगी। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे अपने साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर चलो। मैं तुम्हारे मास्टर को खुद ही देखना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कि जैंग मिंग तुम दोनों से ही झूठ बोल रहा हो, ये सारा उसी का प्लान हो। जाओ कोई चिल्लाकर कहती है मिस्टर जैंग एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे। ज़ू फैन कहता है तुम लोगों को नहीं लगता कि ये जैंग मिंग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको अच्छी तरह से जानती हो? आखिर उसका योमिंग वैली वालों के साथ क्या कनेक्शन है? योमिंग वैली एक बहुत बड़ी फैमिली है। मिस ली उसे कहती है अच्छा ठीक है बस करो, मैं तुम्हें अपने साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर ले जाऊंगी। ज़ू फैन कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। वहाँ पर जाने से पहले जरा अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। इसलिए जैसे ही अपने नीचे कपड़ों की तरफ देखती है तो साथ ही वो शर्माते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है और ज़ू फैन को बहुत सारी गालियां भी देती है। ज़ू फैन उसे कहता है अगली बार इस तरह के कपड़े पहनकर मत आना। मिस ली उसे कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। फिर ज़ू फैन उस रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ लेकर जा रही होती है। ज़ू फैन ने नकली दाढ़ी मूछ लगाई होती है और वो एक बूढ़ा आदमी बना होता है, एक एल्डर। इसलिए उसे कहती है माउंटेन पर जाने के बाद अगर तुमने किसी पर अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ज़ू फैन उसे कहता है तुम्हें शांत रहना होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मुझे तो बस वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशंस करनी है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, दोनों फैमिलीज को कौन धोखा दे रहा है। ऊपर से मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं वहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ। मिस ली उसे कहती है और जाओ कुई का क्या उसे तुम्हारी फैमिली वाले नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? ज़ू फैन कहता है नहीं, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो पीछे सेफ है, देख लेना ये सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। मिस ली उसे कहती है ये सब कुछ मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर पहुँच जाते हैं। वहाँ का गार्ड उनसे कहता है तुम लोग कौन हो? जैसे ही वो देखता है ये तो हमारी यंग मिस है। वो कहता है यंग मिस आप तो जल्दी वापस आ गई, आपको तो इस वक्त फ्रैंक सिटी में होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रही है? मिस ली उसे कहती है मैं वापस आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, इसलिए वापस आई हूँ। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ज़ू फैन उसे कहता है मिस ली मुझे लगता है कि ये बंदा भी यांग मिंग का साथी है, इसलिए उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ज़ू फैन कहता है हमारा फैंग सिटी का मिशन एक सीक्रेट मिशन था, फिर इस ऑर्डिनरी गार्ड को कैसे पता चला कि तुम एक मिशन पर फैंग सिटी गई हुई थी? अब मेरी बात को गौर से सुनना, जैसे ही हम लोग माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड में पहुंचेंगे तुम्हारा भाई हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। फिर वो दोनों माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं पर उसके भाई यांग मिंग को दिखाते हैं जो कि वहीं पर खड़ा होता है। वो बाहर निकलता है और उनसे कहता है सिस्टर ली तुम्हें तो इस वक्त फैंग सिटी में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ज़ू फैन आस्ता सी आवाज में मिस ली से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग इसे जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उस गार्ड ने इसे पहले से बता दिया है। मिस ली उसे कहती है ब्रदर मुझे नहीं लगता कि हम लोग कियान लॉन्ग पवेलियन वालों के साथ फाइट कर सकते हैं, और योमिंग वैली वाले वो लोग बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं है। ये मिशन बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैंने अपने लोगों को वहाँ पर काम पर लगा दिया है कि वो लोग उन सब पर नजर रखें। जब वक्त आएगा मैं वापस चली जाऊंगी। यांग मिंग उसे कहता है हमारे मास्टर ने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, उन्होंने हमें हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, हम लोग इतनी आसानी से कैसे रह सकते हैं? तुम जरा सी मुश्किल देखकर वहाँ से डर कर वापस आ गई हो। हमारे मास्टर का जिसने भी ये हाल किया है हमें उससे बदला जरूर लेना है, और तुम रिवेंज नहीं लेना चाहती। तो साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे साथ ये बुड्ढा कौन है? इसलिए उसे कहती है ये एक सेकंड क्लास का एल्केमिस्ट मास्टर है, मैंने इसे ढूंढा है और अपने साथ ले आई, मुझे लगता है कि ये हमारे फादर को क्योर कर सकता है। ज़ू फैन भी हंसते हुए उससे कहता है मैंने बहुत सारे समुद्रों को पार करते हुए बहुत सारे कंट्रीज में गया हूँ और बहुत सारे मरीजों का इलाज किया है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे फादर का इलाज कर सकता हूँ। यांग मिंग उसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये लू फैमिली के ट्रेजर से जख्मी हुआ है, इसलिए सिर्फ लू फैमिली के ट्रेजर से इसे हील किया जा सकता है और कोई भी मेडिसिन इस पर काम नहीं करेगी। क्या तुम्हें मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है? इसलिए उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है, जबकि उसी वक्त लू फैन जल्दी से उसके सामने आ जाता है। मुझे बस एक चांस देकर देखो, मैं लोगों को हील करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। यांग मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारते हुए कहता है
मेरे सामने से हटो, दफा हो जाओ यहाँ से। यांग मिंग अपनी फुल पावर के साथ उसे पंच मारता है, जिससे जू फैन पीछे लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है। जू फैन एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, तुमने मुझे पंच क्यों मारा। साथ ही वो मिस ली से कहता है, मैं इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पेशेंट को हील नहीं करूंगा, ये लोग तो पागल हैं। यांग मिंग फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस ली उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। यांग मिंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम कह ही रही हो कि ये इतना बड़ा मास्टर है, तो फिर ठीक है, इसे मेरे फादर को हील करने के लिए ले जाओ, लेकिन अगर ये मेरे फादर को ठीक नहीं कर पाया तो फिर इसे मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन मिस ली के साथ उसके मास्टर को देखने के लिए ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ पर उसका भाई यूमिंग होता है। यूमिंग जू फैन से कहता है, अगर तुम मेरे मास्टर का इलाज नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। मिस ली जू फैन से कहती है, क्या अब तुमने देख लिया मेरा भाई कितना ज्यादा अच्छा है, वो मेरे फादर की बहुत ज्यादा केयर करता है, इसलिए उसने तुम्हें धमकी दी है कि तुम अगर उसे ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें मार डालेगा। तुम तो बस सैमी मेरे भाई पर शक कर रहे थे, मेरा भाई बहुत ज्यादा अच्छा है। जू फैन से कहता है, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये बात नहीं सिखाई कि किसी इंसान को कैसे पहचानते हैं? क्या तुमने अभी भी गौर नहीं किया कि उसने यहाँ पर क्या किया है? तुम्हें सिर्फ उसकी बातों पर यकीन है, लेकिन तुम्हें उसके एक्शन भी देखने चाहिए। थोड़ी देर पहले उसने मुझे तुम्हारे फादर को क्योर करने से मना किया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब उसने मुझे पंच मारा तो उसे पता चल गया कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। उसने सिर्फ गुस्से की वजह से मुझे पंच नहीं मारा था, बल्कि इसी वजह से पंच मारा था क्योंकि वो मेरी पावर को टेस्ट करना चाहता था। तो जब उसे पता चला कि मैं वीक हूँ, उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं तुम्हारे डैड को जाकर डायग्नोज कर सकता हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है? मिस ली उसकी बात सुनकर कोई भी जवाब नहीं देती। जू फैन कहता है, चलो फिर चलते हैं, तुम्हारे डैड को चलकर देखते हैं। वो उसे कहती है, लेकिन तुम तो एक फेक डॉक्टर हो, तुम उसे कैसे जाकर चेक करोगे? तो तुम यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, तुम मेरे फादर का चेकअप क्यों करना चाहते हो? जू फैन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को ठीक करने के लिए मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और इसके अलावा मुझे अभी सच में तो जानना है कि तुम्हारा भाई वाकई में अच्छा है या बुरा है। और वैसे भी हमारा जो ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमें इसी तरह एक्टिंग करनी है। फिर वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर यांग मिंग अपने फादर के पास बैठा होता है और उन्हें सूप पिला रहा होता है। जैसे जू फैन और ली अंदर आते हैं, वो जल्दी से उठ खड़ा होता है और कहता है, अगर मेरे फादर को तुम्हारी मेडिसिन की वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू फैन जल्दी से जाकर उनके मास्टर का हाथ पकड़ता है और उनके नब्ज को चेक करते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मास्टर की बॉडी के ऊपर कोई भी जख्म नहीं है। यांग मिंग जू फैन से कहता है, अभी भी तुमने क्या कहा? जू फैन से कहता है, मैंने कहा कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी जख्म नहीं है। ये बात सुनते ही यांग मिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस ली उसे कहती है, अगर इसकी बॉडी के बाहर भी कोई जख्म नहीं है, ना ही इनको कोई इंटरनल इंजरी है, तो फिर ये इस तरह क्यों है? ये उठकर चल फिर क्यों नहीं रहे और बोल क्यों नहीं रहे? जू फैन कहता है, मुझे तुम्हारे फादर की इंजरी के बारे में पता चल चुका है, इनकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, इनकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। ये बात सुनते ही यांग मिंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से आगे बढ़ता है और जू फैन को खींचते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टर लियो से कहती है, ब्रदर क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? यांग मिंग उससे पूछता है, क्या तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो? जल्दी से बताओ क्या बात है। मिस लियो से कहती है, नहीं मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। वो उसे कहता है, अच्छा फिर ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारी मेड कहाँ पर है, जाओ कोई कहाँ पर है? मिस लियो से कहती है, मैंने उसे कोई काम दिया है इसलिए वो पीछे ही है, वो मेरे साथ नहीं आई। यांग मिंग उसे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए दीवार पर लगे हुए एक बटन को घुमाता है, जिसकी वजह से जमीन पर नीचे से फर्श से एक दरवाजा ओपन होता है और मिस ली उसके अंदर गिर जाती है। जबकि जू फैन आहिस्ता से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यांग मिंग उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और साथ ही वो उसे खींचते हुए उसे भी उस तहखाने के अंदर फेंक देता है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है, यांग मिंग ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये करने का क्या मतलब है? यांग मिंग ऊपर खड़ा हंसना शुरू कर देता है और कहता है, जब तुम यहाँ पर आई तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गलत है। इसके अलावा तुम अपने साथ एक सेकंड लेवल का एल्केमिस्ट भी लेकर आई हो, मुझे इस वक्त समझ आ गई थी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मिस ली रोते हुए से कहती है, लेकिन तुम हमारे फादर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हमारे फादर ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया? यांग मिंग उसे कहता है, वो बुड्ढा मेरा फादर नहीं है, उसने मुझे सिर्फ अडॉप्ट किया है। मैं यहाँ पर योमिंग वैली वालों की तरफ से आया हूँ, मेरे पास अपना एक मिशन है, मुझे वो पूरा करना है, और तुम्हें मैं फिलहाल के लिए मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखूंगा। जब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। जू फैन यांग मिंग से कहता है, ब्रदर अगर तुम्हारा इसके साथ कोई मसला चल रहा है तो तुम्हें इसके साथ अपना मसला निपटाना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए प्लीज मुझे तो यहाँ से जाने दो। यांग मिंग हंसते हुए उससे कहता है,
अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। तुम्हें किसने कहा था इस बुढ़े की बीमारी को डायग्नोज करो? तुम अपने आप को कुछ बहुत ही ज्यादा महान समझ रहे हो, लेकिन आज तुम्हारी महानता का एंड होने वाला है। जू पेन उसे कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, मैं तो बस उसे डायग्नोज करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि उसकी ये हालत बहुत ज्यादा पॉइजन की वजह से हुई है। मैं उस बुढ़े को हील कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी हीलिंग पिल्स हैं, मैं उसको खिलाकर उसे ठीक कर सकता हूँ। जैंग मिंग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि एल्केमिस्ट वाकई में उसे हील कर सकता है, इसलिए मुझे अपने मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। साथ ही वो तहखाने के दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है, तुम दोनों यहीं पर रहो, जैसे ही मैं अपना मिशन पूरा करके वापस आऊंगा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फिर जैंग मिंग वहाँ से चला जाता है, जबकि जू फैन अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, प्लीज मुझे तो जाने दो, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तब मिस ली वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है, तुम और मिस जिया दोनों ही एक जैसी हो, तुम दोनों ने बहुत कुछ झेला है। अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो फ्यूचर में इस बात को हमेशा याद रखना, लोगों की बातों पर मत जाओ, बल्कि उनके एक्शंस को देखो कि वो क्या करते हैं। मिस ली उदास होकर उसे कहती है, अब कौन से फ्यूचर की बात कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से कभी बाहर निकल पाएंगे और बहुत ही जल्दी जैंग मिंग वापस आएगा और हमें आकर मार डालेगा। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, जैसे ही रात होगी हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। साथ ही जू फैन उसे कहता है, अगर तुम हिम्मत हार चुकी हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम यहीं पर सुसाइड कर सकती हो, मैं तुम्हारी बॉडी को घसीटता हुआ वापस ले जाऊंगा। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है, अगर मैं आज मर भी जाती हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है, मिस ली वहीं पर सो जाती है, जबकि जू फैन अभी जाग रहा होता है। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है, फिर वो अपने ब्लडी बेबी से कहता है, बाहर जाओ और सभी गार्ड्स को जाकर मार डालो। उसका ब्लडी बेबी उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। दरवाजे के बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं। ब्लडी बेबी एक गार्ड के अंदर जाकर घुस जाता है, दूसरे वाला गार्ड उसे कहता है, हे अभी अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ घुसा है। जू फैन उस बंदे की बॉडी के अंदर से ही बोलता है और कहता है, जल्दी से अंदर आओ और इस बटन को घुमाकर तहखाने के दरवाजे को खोलो और हमें यहाँ से जाने दो। दूसरे वाला गार्ड पहले वाले से कहता है, जिसकी बॉडी के अंदर ब्लडी बेबी है, वो उसे कहता है, अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से आवाज आ रही थी, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी है? साथ ही वो बंदा जिसकी बॉडी के अंदर ब्लडी बेबी है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। ब्लडी बेबी उसकी बॉडी से निकलकर दूसरे वाले गार्ड्स की बॉडी के अंदर चला जाता है। जू फैन उसे कहता है, जल्दी से अंदर आओ और आकर तहखाने का दरवाजा खोलो, वरना तुम्हारे दोस्त की तरह मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वो उसे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं आकर दरवाजा खोलता हूँ। फिर वो गार्ड अंदर आ जाता है और तहखाने का दरवाजा खोल देता है। जू फैन मिस ली से कहता है, मिस ली चलो जल्दी करो, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों जंप करते हुए बाहर निकल आते हैं। वो गार्ड अभी भी वहीं पर होता है और मिस ली से कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इस सब का हिस्सा नहीं हूँ, जैंग मिंग ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मिस ली उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और यहीं पर चुपचाप बैठे रहो और इंतजार करो। जू फैन सीधा उस बुढ़े के पास चला जाता है और कहता है, मास्टर मैं आपको हील कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी बात सुनना होगी। मिस ली भी उससे पूछती है, क्या तुम वाकई में मेरे फादर को हील कर सकते हो? जू फैन मास्टर से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। जू फैन कहता है, हम दोनों का दुश्मन एक है और मेरे पास क्योंकि एलाइज नहीं है, यानी मेरे पास कोई भी साथी नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हील करने के बाद तुम मेरा साथ दो। मास्टर अपनी आंखें बंद करके उसे इशारा करते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जू फैन उस गार्ड के अंदर से अपने ब्लडी बेबी को बाहर निकालता है, मास्टर की बॉडी के अंदर भेज देता है। मिस ली उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जू फैन कहता है, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। मिस ली उससे कहती है, तुमने कहा था कि तुम इनको क्योर कर सकते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे फादर की बॉडी के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका तुमने कहा था कि इसकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है? जू फैन उसे कहता है, तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर एक डीमन इंसेक्ट है। डीमन इंसेक्ट एक ऐसे कीड़े होते हैं जो कि किसी की बॉडी के अंदर जाकर उसको बीमार कर सकते हैं। डीमन इंसेक्ट्स को न सिर्फ अटैक करने के लिए बल्कि प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने जैंग मिंग के सामने कहा था कि तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर एक डीमन इंसेक्ट है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने उसी वक्त हम दोनों को उठाकर उस तहखाने में फेंक दिया। यानी कि उसे समझ आ गई थी कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे फादर को कौन सी बीमारी है। तुम्हारे फादर की हालत की असल वजह वो डीमन इंसेक्ट है जो कि इनकी बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी है और ना ही ये बोल सकते हैं और ना ही ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने डीमन ब्लड को यूज किया है जो कि इनकी बॉडी के अंदर जाएगा और उस इंसेक्ट को बाहर निकाल लाएगा। इसलिए उसे कहती है, क्या तुम्हारा डीमन ब्लड, क्या वाकई में वो इसको क्योर कर पाएगा? उसी वक्त मास्टर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। मिस ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा इलाज तो काम कर रहा है, मेरे फादर ने तो बोलना भी शुरू कर दिया है। और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनकी छाती में से एक कीड़ा बाहर निकलता है। मिस ली उस कीड़े को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो इस कीड़े की वजह से मेरे फादर की ये हालत थी, मैं इस कीड़े को मार डालूंगी। और जैसे ही उस कीड़े को मारने लगती है, जू फैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं तुम इसको नहीं मार सकती, इसको हाथ लगाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मुझे इसे हैंडल करने दो। जू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस कीड़े को उठा लेता है और कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ब्लैक विंड माउंटेन पर आना मेरे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
जू फैन उस कीड़े के बारे में बताता है कि इसका नाम स्नो सिल्क वर्म है और ये बहुत ही कोल्ड एरिया में पैदा होते हैं और इनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही किस्मत वालों को ये मिलते हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई है जो मेरे पास एक डीमन इंसेक्ट आ गया है, वो भी एक सिल्क वर्म। यहाँ पर जू फैन सारी प्रोसेस के बारे में बताता है कि उसके ब्लड बेबी ने मास्टर की बॉडी से इस कीड़े को कैसे निकाला है। जू फैन कहता है ये कीड़ा उस बॉडी को अपने आप छोड़ देता है जिस बॉडी में जान नहीं बचती, और मेरे ब्लडी बेबी ने मास्टर की बॉडी के अंदर जाकर इस कीड़े को ऐसा महसूस करवाया जैसे ये मास्टर मर चुके हैं, इसलिए इस कीड़े ने उसकी बॉडी को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल आया ताकि ये अपने लिए नई बॉडी ढूंढ सके। इसी वजह से मैं इसे जिंदा हासिल कर पाया हूँ। और साथ ही वो उस कीड़े को अपनी जेब में रख लेता है और कहता है ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, मैं इससे बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनाऊंगा। जू फैन इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और मिस ली से कहता है चलो तुम्हारे फादर को उठा लो, यहाँ से जल्दी से बाहर चलते हैं, हम लोग फैंग सिटी वापस जा रहे हैं। साथ ही जू फैन हंसते हुए सोच रहा होता है मैं इस सिल्क वर्म को एक बहुत ही डेंजरस वेपन बनाने वाला हूँ जैसे मैं वापस जाऊंगा। फिर वो लोग मास्टर को उठाकर बाहर आ जाते हैं। बाहर जितने भी लोग होते हैं उन सबको ब्लडी बेबी मार देता है। मिस ली भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पर तो टोटल 300 से 400 लोग थे और जू फैन ने इन सभी को मार दिया है, वो भी सिर्फ अपनी टेक्निक को यूज करते हुए। जबकि वो वाला गार्ड जिसने उनके लिए ट्रैप का दरवाजा खोला था वो भी वहीं पर होता है और वो सारे गार्ड्स को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। जू फैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है। जू फैन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने वहाँ से भागने में हमारी हेल्प की है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में रोड़ते हुए उसे भी मार देता है और उसे कहता है लेकिन अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना बेकार है। मिस ली और उसके फादर जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन उस आखिरी बचे हुए गार्ड को भी मार देता है, जबकि मिस ली उसे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हमें सभी को मारना होगा, अगर हम इसमें से किसी को भी जिंदा छोड़ देते हैं तो ये बाकी के सभी को जाकर बता देगा और इस तरह उन सबको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ से भाग चुके हैं और वो हम सबको मार डालेंगे। मिस ली के डैड उसे कहती है इसने बिल्कुल ठीक किया है। मिस ली कहती है अच्छा ठीक है और साथ ही वो जू फैन का शुक्रिया अदा करती है। मिस ली सोच रही होती है मुझे नहीं पता कि मैंने इसके साथ मिलकर ठीक किया है या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है अगर मैं इसको अपना दुश्मन बनाती हूँ तो ये मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। नेक्स्ट दिन 10 दिन के बाद का होता है। जू फैन उनके साथ 10 दिन के बाद वापस आता है। जाओ कोई मिस ली को देखकर रोना शुरू कर देती है और भागती हुई उसके पास आ जाती है। मिस ली उसे गले से लगा लेती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, इन लोगों ने तुम्हें ठीक से ट्रीट तो किया ना। जाओ कोई उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लू फैमिली वाले सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सिर्फ इस जू फैन को छोड़कर बाकी सब लोग अच्छे हैं। जू फैन खांसते हुए उससे कहता है तुम्हें दूसरों के बारे में इस तरह बुरी बातें नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जुनहाई कहता है शुक्र करो कि जू फैन यहाँ पर नहीं था वरना ये कपड़े हटाकर बैग पर थप्पड़ मारता है। ये बात सुनते ही जाओ कोई जल्दी से जाकर मिस ली के पीछे छुप जाती है, जबकि मिस जिया और टोंगलिंग दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस ली के डैड कांपती हुई आवाज के साथ मिस जिया से कहती हैं क्या तुम वाकई में जिनान की बेटी हो। मुझे छोटा बच्चा जो कि तुम्हारे साथ खड़ा है क्या इसका नाम जुनहाई है, क्या तुम दोनों वाकई में जिनान के बेटे हो। मैं तुम दोनों को इस तरह सेफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, शुक्र है कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। मिस जिया मास्टर से कहती है लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं। जू फैन मिस जिया को बताता है ये ब्लैक विंड माउंटेन के मास्टर है। ये बात सुनते ही मिस जिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि मिस ली भी जल्दी से अपने डैड के सामने खड़ी हो जाती है ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। मिस ली के डैड उसे कहते हैं तुम साइड पर हो जाओ, मैंने गलती की है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और वो जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और मिस जिया से कहते हैं अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो, ये सारी मेरी गलती है, तुम्हारे फादर मेरी वजह से मरे हैं। मिस ली और जाओ कोई ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती हैं फादर आपको इनके सामने इस तरह करने की जरूरत नहीं, जबकि उनके फादर मिस जिया के सामने अपना माथा टेक देते हैं। फादर मिस ली से कहते हैं तुम में से कोई भी इस पर अटैक नहीं करेगा, अगर ये मुझे मारना चाहती है तो ये मुझे मार सकती है। जू फैन मिस जिया से कहता है इस बूढ़े मास्टर को पॉइजन दिया गया था, जोंगमिंग ने इसे पॉइजन देकर इतने दिनों तक बंद करके रखा हुआ था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ली फैमिली और लू फैमिली के दरमियान में जो कुछ भी हुआ है उस सब में मास्टर का कोई हाथ है। मिस जिया उसे कहती है ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जू फैन कहता है क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, असल में मुझे अब पता चल चुका है कि जैंगमिंग जोमिंग वैली से भेजा हुआ एक स्पाई है। ये मास्टर उसे अपना बेटा बनाकर अपने घर में ले आए, लेकिन उसने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। लू फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ जैंगमिंग ने करवाया है। मास्टर को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, अगर फिर भी तुम मास्टर को मारना चाहती हो तो तुम इनको मार सकती हो। मिस जिया जू फैन की बात सुनने के बाद आगे बढ़ती है
और मास्टर को उठाते हुए कहती है, मैं आपको नहीं मारने वाली, क्योंकि हम दोनों ही फैमिलीज को एक ट्रैप में फंसाया गया है। हम दोनों इसका शिकार हुए हैं। हम दोनों का दुश्मन एक है, योमिंग वैली वाले। मिस ली के डैड कहते हैं, तुम्हारे डैड जीनान मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे डैड की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी केयरलेसनेस की वजह से वो मारे गए हैं। मिस जिया मास्टर से कहती है, लेकिन मेरे फादर ने कभी आपके बारे में क्यों नहीं बताया? उन्होंने कभी ली फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? मास्टर उसे कहते हैं, तुम्हारे फादर एक फेमस फैमिली से थे, एक नोबल फैमिली से, जबकि मेरा ताल्लुक माउंटेन के बैंडिट से है, इसलिए वो कभी भी हमारे रिश्ते को सबके सामने नहीं बता पाए। इससे तुम्हारी लू फैमिली वालों की बदनामी हो जाती। मैं जब तुम्हारे फादर से पहली बार मिला था तो हम दोनों दोस्त बन गए थे, दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके थे। लेकिन उसके बाद मुझे इस बात का डर था कहीं तुम्हारी नोबल फैमिली की रेपुटेशन मेरी वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उससे दूर रहना शुरू कर दिया। हम दोनों सीक्रेटली मिला करते थे। इसके अलावा हमारी बैंडिट्स की फैमिली में एक रूल है जो कि जनरेशन से चलता आ रहा है कि हम लोग ना तो काई फैमिली से और ना ही लू फैमिली के साथ दुश्मनी रख सकते हैं। कि ये बात सुनते ही जुनहाई चलाकर कहता है, मुझे भी याद है डैड ने एक बार मुझे कहा था हमारी लू फैमिली का जीना मरना काई फैमिली और ली फैमिली के साथ है, हम लोग उनके साथ दुश्मनी नहीं रख सकते। जुनहाई कहता है, मुझे काई फैमिली के बारे में तो पता है, हो सकता है कि ये बूढ़े मास्टर ली फैमिली की तरफ से होंगे। मिस जिया जुनहाई से कहती है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और ना ही फादर ने मुझे इस बारे में बताया। जुनहाई कहता है, ये हमारे मर्दों की बात है, क्योंकि मैं फैमिली का हेड बनने वाला हूँ, इसलिए फादर ने मुझे ये बताया था। जूफैन मास्टर से कहता है, तो क्या ये रूल दोनों फैमिलीज में जनरेशन से चलता आ रहा है? मास्टर से कहते हैं, हाँ ये सदियों से हमारी फैमिलीज में ये रूल चलता आ रहा है, हम दोनों फैमिलीज एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकती। इस तरह जीना ने अपने बेटे जुनहाई को इस रूल के बारे में बताया है। इसी तरह मैंने भी अपने बच्चों को इस बारे में बताना था, लेकिन मेरे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं। और दूसरी बात, मैं लू फैमिली के लोगों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ, जबकि लू जीनान मेरा दोस्त था। जूफैन कहता है, क्या तुम्हारी ली फैमिली में कोई स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक है? मास्टर से कहते हैं, हाँ हमारी फैमिली में एक स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक है। अब क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं है, इसलिए मैंने अपनी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स अपनी बेटी मिस ली को सिखा दी है। लेकिन हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को जैंग मिंग ने चोरी कर लिया है। जूफैन उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है, आप सब लोग यहीं पर मेरा इंतजार करें, मैं जल्दी से वापस आता हूँ। और वो बाहर चला जाता है। जूफैन सीधा qianlong पवेलियन चला जाता है, जहाँ पर बाहर लॉन्गजी और लॉन्गनुई खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है, मैं मास्टर ज्यू से मिलने के लिए आया हूँ, जल्दी से उन्हें बताओ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लॉन्गनुई से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ, अंकल ज्यू आज तुमसे नहीं मिलेंगे। जूफैन से कहता है, मैं यहाँ पर गेस्ट बनकर नहीं बल्कि मुझे अंकल ज्यू के साथ कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो दोनों उसे रास्ता नहीं देते, यानी कि वो उसे अंदर नहीं जाने देते। लॉन्गनुई से कहती है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी भी आकर हमारे अंकल से मिल सकते हो। तो क्या हुआ कि तुम लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हो। हम लोग qianlong पवेलियन वाले हैं और तुम एक छोटी सी फैमिली से हो। लॉन्गजी भी उसे कहता है, आज अंकल जी तुमसे नहीं मिल सकते, इसलिए तुम वापस चले जाओ, कल आ जाना। जूफैन उसे कहता है, लॉन्गनुई क्या तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों तक मैं कहाँ पर था? वो उसे कहती है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ मुझे पता है, तुम अपने साथ 2 लड़कियाँ लेकर आए थे, तुम कहाँ हो सकते हो? तुम लाजमी तौर पर किसी होटल में ही गए होगे। जूफैन हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि qianlong पवेलियन वाले बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, उन्हें शायद खतरे का अंदाजा नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कुछ दिन तक कहाँ पर था। मैं योमिंग वैली वालों पर नजर रखने के लिए गया हुआ था और वो लोग जल्दी ही तुम लोगों पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। लॉन्गनुई से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, योमिंग वैली वालों के बारे में किसी को नहीं पता कि उनकी लोकेशन क्या है, तुम तो बस हमसे झूठ बोल रहे हो। जूफैन हंसते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अपने अंकल ज्यू को बता देना कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं अपनी लू फैमिली को हाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी योमिंग वैली वाले तुम पर अटैक करेंगे। तब मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली भी तुम्हारे साथ मारी जाए। जूफैन जैसे वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त अंदर का दरवाजा खुलता है और मास्टर ज्यू कहते हैं, ठीक है इसे अंदर आने दो, मैं इससे बात करता हूँ। जूफैन खुद ही अंदर चला जाता है और कहता है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं खुद ही अंदर चला जाऊंगा। अंकल ज्यू जूफैन से कहते हैं, जूफैन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? कौन सी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास जो तुम बताने के लिए रुक नहीं सकते? लेकिन साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहते हैं, अगर आज तुमने कुछ बेकार बात की तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जूफैन मास्टर ज्यू से कहता है, योमिंग वैली वाले मास्टर जेन यहाँ पर बहुत जल्दी आकर अटैक करने वाले हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको बेकार लगती है? वहाँ पर मास्टर ज्यू के साथ एक और मास्टर होते हैं, वो कहते हैं, अगर ये बात वाकई में सच है तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मास्टर ज्यू के साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 और एल्डर मास्टर होते हैं। जूफैन उनकी पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एल्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मास्टर ज्यू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जूफैन उनकी पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इनकी पावर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। एक मास्टर ऑफ फायर मैजिक होता है जबकि दूसरा मास्टर ऑफ गोल्डन बॉडी होता है। जूफैन कहता है, हालांकि किसी को इनकी पावर के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन इन दोनों की पावर गॉड लेवल के बहुत ज्यादा करीब है, जो कि इस जमीन पर सबसे बेस्ट मानी जाती है।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि qianlong पवेलियन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मास्टर भी हो सकता है। मास्टर सैन जू फैन से कहते हैं, तो तुम वो लड़के हो जिसके बारे में हमारे एल्डर ज्यू हमेशा बात करते हैं और वो तुम्हें अपनी फैमिली में भी लेना चाहते हैं। जू फैन उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मैं ही वो लड़का हूँ, मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। मास्टर सैन उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम लेवल 5 की अरे फॉर्मेशन बना सकते हो। जू फैन कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन आप जैसे महान मास्टर्स के नजरों में मेरी टेक्निक सिर्फ एक कचरा है और कुछ भी नहीं। मास्टर सैन उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो भी 5th लेवल की फॉर्मेशन अरे बना सकता है हम उन सब की इज्जत करते हैं, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, और अगर तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करेंगे। मास्टर लू जू फैन से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम अपनी फैमिली को 10 साल में 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का ख्वाब रखते हो, क्या ये बात वाकई में सच है? मैंने तो मास्टर ज्यू से ये बात सुनी है। मास्टर ज्यू ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और किसी के साथ भी इज्जत से बात नहीं करते, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया? तुम हमारे सामने बहुत ही रिस्पेक्ट से क्यों पेश आ रहे हो? जू फैन कहता है, क्योंकि मास्टर ज्यू के साथ मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, इसलिए मैं उनके साथ अपनी फैमिली की तरह ही बात करता हूँ। अब दोनों मास्टर से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इज्जत से पेश आ रहा हूँ। मास्टर ज्यू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो जिसे सिर्फ बदतमीजी से बात करना आता है, लेकिन तुम तो वाकई में बदल भी सकते हो। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है, मास्टर ज्यू, मैं आपसे इसलिए खुलकर बात करता हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे पता है कि मैं आपके सामने अगर कोई गलत बात कर भी दूंगा तो आप उसे इग्नोर कर देंगे और मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दोनों मास्टर्स कैसे हैं। मैं किसी बददिमाग शख्स के सामने इस तरह की बात करके फंसना नहीं चाहता, क्या पता वो उठकर मुझे मार ही डाले। जू फैन की बात सुनकर वो दोनों मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और आपस में सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में बदतमीज है, इसने बातों बातों में हमारी बेइज्जती कर दी, इसने हमें बददिमाग भी कह दिया और हमारी तारीफ भी कर दी। मास्टर लू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया है। मास्टर सैन उसे कहते हैं, अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतने ज्यादा महान हो, तुम बहुत ही अच्छी बातें करते हो, तो मैं तुम्हें गेट पर वेलकम करने के लिए जाता। जू फैन फिर से उनके सामने हाथ जोड़ता है और साथ ही वो सोच रहा होता है, ये दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझ रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार मुझे अपना काम खत्म कर लेने दो, इसके बाद मैं इन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि कौन यहाँ पर मास्टर है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर सैन उसे कहते हैं, तुमने अभी भी कहा कि जोमिंग वैली वाले हम पर अटैक करने वाले हैं, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला? जू फैन कहता है, तकरीबन आधा महीना पहले मैंने मास्टर जेन को देखा था काई फैमिली के घर पर। मैंने उनके ऊपर नजर रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे अपने कुछ अफेयर्स को निपटाना था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अगले कुछ दिनों में अटैक करने के लिए आने वाले हैं। मास्टर जूस की बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, वो लोग अपने साथ जितने भी लोग लेकर आएंगे मैं उन सबको मार डालूंगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लॉन्ग ज्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जू फैन से कहते हैं, अगर एल्डर जेन यहाँ पर आ रहे हैं तो वो अपने साथ जितने ज्यादा लोग लेकर आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, मैं सभी को मार डालूंगा। मास्टर सैन लॉन्ग ज्यू से कहते हैं, मास्टर ज्यू शांत हो जाओ, और फिर वो जू फैन से पूछते हैं, जू फैन तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? जू फैन उनसे कहता है, मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करने का कोई तरीका है, मैं आपको वो नहीं बता सकता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पक्की है। मास्टर ज्यू कहते हैं, ब्रदर सैन हम इसकी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा कर सकते हैं, इसने जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें पहले दी है वो सारी करेक्ट साबित हुई है। लास्ट टाइम एल्डर जेन काई फैमिली में आया था, हमारे स्काउट्स को इस बारे में नहीं पता चला, लेकिन लू फैन ने पता लगा लिया और इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला वाकई में वो काई फैमिली के घर में आया था। मास्टर सैन जू फैन से पूछते हैं, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया, अब मुझे ये बताओ तुम्हारे मास्टर कौन है? जू फैन कहता है, मुझे इन्हें अपने मास्टर का नाम बताना ही होगा। जू फैन कहता है, मेरे मास्टर का नाम द रूलर ऑफ द 9 अंडरवर्ल्ड्स है। वो तीनों ही मास्टर ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये वाला नाम तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन हमने कभी इस नाम के बारे में सुना नहीं। आखिर ये कौन से मास्टर हैं जो कि इस दुनिया में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और हमने इस मास्टर के बारे में अभी तक सुना ही नहीं। जबकि जू फैन सोच रहा होता है, अगर होली लैंड के किसी मेंबर ने इस नाम के बारे में सुना होता तो उसे फौरन से पता चल जाता कि इस मास्टर के नाम का ताल्लुक डीमन एम्परर यानी कि मैजिक एम्परर के साथ है। लेकिन इस दुनिया में तो किसी ने भी मैजिक एम्परर के बारे में नहीं सुना हुआ और ना ही मेरे मास्टर के बारे में सुना हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पुरानी स्टोरीज हैं, इनके बारे में यहाँ पर किसी को नहीं पता। मास्टर सैन जू फैन से कहते हैं, लगता है कि तुम्हारे मास्टर बहुत ही कुछ बड़े मास्टर होंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसी वजह से तो उन्होंने तुम्हें इसी छोटी सी उम्र में
5th लेवल अरे का मास्टर बना दिया है। जू फैन मास्टर जू से कहता है, मुझे आपसे एक काम है, क्या आपके पास कुछ रिकवरी पिल्स हैं? मास्टर जू अपने पास से एक पिल्स वाली बोतल निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारी लू फैमिली में कोई बहुत ज्यादा जख्मी है जिसके लिए तुम ये पिल्स लेने के लिए आए हो? जू फैन जैसे उनसे वो पिल्स वाली बोतल लेता है, वो साथ ही उनसे कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे पिल्स मिल चुकी है, अब मुझे जल्दी से वापस जाना है। ये बात सुनते ही मास्टर लॉन्ग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर सिर्फ रिकवरी पिल्स लेने के लिए आए थे? अगर दोबारा कभी इस तरह छोटी चीजों के लिए तुम हमारी मीटिंग के दरमियान में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू फैन उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है। योमिंग वैली वाले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए तुम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लो। और साथ ही वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, जबकि मास्टर सैन कहते हैं, क्या तुम दोनों ने इस बात को नोटिस किया है, ये लड़का बहुत ज्यादा होशियार है। यहाँ पर इसने जितने भी अल्फाज बोले हैं वो सारे हमारे माइंड को रीड करने के बाद ही बोले हैं। ये लड़का अभी छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि इसका मास्टर इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इस लड़के के साथ हमारे क्यानलांग पवेलियन का बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ये लड़का बहुत ही आगे तक जाने वाला है। फिर जू फैन होटल में वापस आ जाता है और उन पिल्स को मास्टर को देते हुए कहता है, मास्टर ली, आप इन पिल्स को खा लें, इससे आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। मिस ली उससे पूछती है, आहिर ये कौन सी पिल्स हैं? जू फैन कहता है, ये 3rd लेवल की रिकवरी पिल्स हैं। मिस ली उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये वाली एक रिकवरी पिल 1,10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की मिलती है और हम लोग बैंडिट्स हैं, हम लोग तो पूरे साल में भी इतना नहीं कमाते कि एक रिकवरी पिल खरीद सके, लेकिन ये लू फैमिली वाले इस मेडिसिन को इसी तरह हमें दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या ये लू फैमिली वाले बहुत ज्यादा अमीर हैं? मिस जिया आगे बढ़ती है और मिस ली से कहती है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बिल तुम रख सकती हो, क्योंकि क्यानलांग पवेलियन वालों ने हमारे 10 मिलियन देने हैं, इसलिए ये बिल उनसे लेकर आए हैं। तुम लोग इस बिल को हमारी तरफ से गिफ्ट समझकर रख सकते हो। ये बात सुन के वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्यानलांग पवेलियन जैसी बड़ी फैमिली ने इनके 10 मिलियन देने हैं, इसी वजह से क्यानलांग पवेलियन वाले इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है, जब हमने इन लोगों पर अटैक किया था तो हमने इनके पूरे घर को लूट लिया था, वहाँ पर से इतना ज्यादा पैसा नहीं निकला था, फिर इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? नेक्स्ट सीन मिसिस सन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जेन बैठे होते हैं, जबकि जैंग मिंग उनके पास आता है। मास्टर जेन जैंग मिंग से कहते हैं, तुम पिछले 10 साल से माउंटेन ऑफ ब्लैक मिंट पर छुपे हुए थे, हमारा स्पाई बनकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मास्टर जेन उसे कहते हैं, ये तो बस एक छोटा सा मिशन है, लू फैमिली वालों के साथ पंगा लेना है, तुम वहाँ पर उस छोटी लड़की मिस ली को वहाँ पर भेज सकते हो। जैंग मिंग उनसे कहता है, लेकिन एक मसला हो गया है, अब वो लड़की हमारे साथ नहीं है, उसने हमें धोखा दे दिया है। ये बात सुनते ही मास्टर जेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर कट लग जाता है। मास्टर जेन उसे कहते हैं, हम लोग इस हमले की प्लानिंग पिछले 10 साल से कर रहे हैं, अगर तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा ये प्लान बर्बाद हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें मौत से भी ज्यादा बदतर मौत मिलेगी। साथ ही मास्टर जेन उसे कहते हैं, जाओ जाकर अपना काम पूरा करो, हम लोग आज से ठीक 3 दिन के बाद अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यांग मिंग उनसे कहता है, जी ठीक है मास्टर। मास्टर जेन उसे कहते हैं, लेकिन लू फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, खास तौर पर लू फैमिली का वो बटलर जू फैन, वो तो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये बात मुझे भी पता है कि क्यानलांग पवेलियन वालों ने तुम्हारे दोस्त यूक्वान को नहीं मारा, उसे जू फैन ने मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जू फैन को मार डालो, क्योंकि उसने तुम्हारे एक भाई को मारा है जो कि हमारी योमिंग वैली का डिसाइपल था। जो भी हमारे डिसाइपल को मारेगा उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यांग मिंग भी हंसते हुए उनसे कहता है, जी मास्टर जेन, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से जू फैन के घर का दिखाया जाता है। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जू फैन कहता है, बस थोड़ा सा और मैं अपनी पावर्स को रिफाइन कर लूं, उसके बाद मैं अपनी ब्रेक थ्रू स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं अपनी 5th लेयर में एंटर हो जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ 4थी लेयर में फंसा हुआ हूँ, पता नहीं मैं इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। जू फैन कहता है, मुझे लगता है कि शायद ब्लडी बेबी को यूज करके मुझे और भी ज्यादा लोगों की सोल और उनकी की पावर को चुराना होगा, ताकि मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज करके 5th लेयर तक पहुंच सकूं, लेकिन अभी के लिए खतरा बहुत ज्यादा है। मैं अपने ब्लडी बेबी को इस तरह यूज नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर बहुत सारे ताकतवर मास्टर्स फिर रहे हैं, उनमें से कोई भी मेरे ब्लडी बेबी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी वक्त जू फैन को एक बड़ी जबरदस्त पावर महसूस होती है। जू फैन जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर बाहर भागता हुआ आता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर से उसे पावर महसूस हो रही होती है। वहाँ पर सामने हवा में मास्टर लॉन्गजी होती है। जू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है, ये मास्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि इनके साथ जो दूसरे 2 एल्डर्स हैं, यानी कि मास्टर सैन और मास्टर लाओ, वो तो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये लोग फाइनली फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं। इस बार मास्टर जेन के बचने का कोई चांस नहीं, ये तीनों मास्टर्स मिलकर उस पर अटैक करेंगे।
मिस जिया और टोंगलिंग भी वहीं पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं जू फैन आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जू फैन उनसे कहता है तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, जल्दी से वापस अंदर चले जाओ। मिस जिया जू फैन से कहती है तुम भी अपना ध्यान रखना, हम लोग वापस अंदर जा रहे हैं। उसी वक्त हवा में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से मास्टर जेन निकलते हैं। मास्टर जी से देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं एल्डर जेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की, इसका मतलब तुम फाइनली फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हो। मास्टर जेन उसे कहते हैं मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, तुम्हारी क्यानलांग पवेलियन के एक बंदे ने मेरे एक डिसाइपल को मारा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मास्टर जी से कहते हैं तुम किस इंसाफ की बात कर रहे हो, तुम लोगों को तो इंसाफ की आई के बारे में भी नहीं पता, क्या तुम हमारी पिछली सारी बातें भूल चुके हो। तुम लोगों ने मेरे लिए ट्रैप सेट किया था लोहे सिटी में, जहाँ पर तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी गोल्डन लाइटनिंग पर्पल आई को चुरा लिया था। जू फैन भी गोल्डन पर्पल आई का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जू फैन यहाँ पर गोल्डन लाइटनिंग आई के बारे में बताता है कि गोल्डन लाइटनिंग आई एक पुराने एंशिएंट एम्परर के पास हुआ करती थी, जो कि तीनों एम्परर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी गोल्डन आई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सिर्फ एक बार किसी को घूर कर देख ले वो वहीं पर मर जाता था। लेकिन मुझे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कोई पावरफुल वेपन इस जमीन पर भी हो सकता है। जू फैन कहता है अगर तो इन दोनों एल्डर्स में फाइट उस लाइटनिंग पर्पल आई को लेकर है तो इसका मतलब ये फाइट बहुत ज्यादा फियर्स होने वाली है, इसीलिए तो मास्टर जेन से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन अगर ये गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई वाकई में है तो मुझे ये लाइटनिंग आई चाहिए, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उस गोल्डन लाइटनिंग आई को चोरी कर लूंगा। मास्टर जेन हंसते हुए उनसे कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है, तुम इतने ज्यादा कमजोर थे कि तुमने अपनी लाइटनिंग आई को हमारे हाथों गवा दिया। पहले तुम क्यानलांग पवेलियन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जब तुम्हारे पास तुम्हारी गोल्डन पर्पल आई हुआ करती थी, लेकिन अब तुम सबसे वीक हो, सबसे वीक मास्टर। मुझे तो तुम पर बहुत ज्यादा तरस आता है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। ये बात सुनते ही मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेते हैं और कहते हैं जितना गुस्सा मेरे अंदर है मैं इस गुस्से के साथ आज तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मास्टर जेन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी की पावर को यूज करते हैं और बहुत सारी चेन्स बना लेते हैं और अपनी चेन्स के साथ मास्टर जियो के ड्रैगन को बांध लेते हैं। मास्टर जेन हंसते हुए उससे कहते हैं जब तुम्हारे पास तुम्हारी लाइटनिंग आई थी तब तुम एक ड्रैगन थे, लेकिन अब तो तुम सिर्फ एक कीड़े रह गए हो। मास्टर जियो बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसका बाजू पकड़ लेते हैं। मास्टर जेन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के किसी अटैक के साथ तुम मुझे मार सकते हो। मास्टर जी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, और साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। उसी वक्त मास्टर जेन ऊपर की तरफ देखते हैं तो मास्टर सैन और मास्टर लू भी वहीं पर होते हैं। मास्टर जेन कहते हैं तो तुम तीनों एल्डर्स मिलकर मुझे एक अकेले को मारना चाहते हो, तो ये तुम्हारा प्लान है। मास्टर जी दोनों मास्टर से कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और जल्दी से जेन को मार डालो, लेकिन मास्टर सैन चलाकर कहते हैं मास्टर जी जल्दी से अपने पीछे देखो। मास्टर जेन के साथ उनके और भी साथी आए होते हैं और वो जल्दी से आकर मास्टर जी पर अटैक करते हैं। मास्टर जी पीछे की तरफ घूम जाते हैं और जल्दी से अपने आप को डिफेंड करते हैं। मास्टर जियो के हाथ में एक तलवार होती है, वो सब उसको तलवार को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो 3rd लेवल की ड्रैगन स्वॉर्ड है। मास्टर जेन बाकी के दोनों एल्डर्स से कहते हैं आप दोनों का काम मास्टर जेन को मारना है, इन सभी छोटे एल्डर्स को मैं खुद ही संभाल लूंगा। मास्टर सैन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मास्टर जियो से कहते हैं जियो जरा मेरी तरफ देखना, मैं इसको जरूर मार डालूंगा। लेकिन जैसे वो मास्टर जेन के पास पहुंचते हैं मास्टर जेन को सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं जिससे बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और मास्टर सैन पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर लू कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, और वो जल्दी से भागते हुए उनके पास चले जाते हैं। जबकि मास्टर जेन हंसते हुए कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर दोनों एल्डर्स मुझे मारने के लिए आने वाले हैं, लेकिन मैंने पहले से तैयारी की हुई है, मेरी पावर अब तुम दोनों से ज्यादा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर जेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं मैंने तो सोचा भी नहीं था कि क्यानलांग पवेलियन से 2 बड़े एल्डर्स यहाँ पर आने वाले हैं मुझसे फाइट करने के लिए। गोल्डन ड्रैगन और फायर ड्रैगन, तुम दोनों के टाइटल्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो साथ ही मास्टर जेन के कंधे के ऊपर दिखाते हैं एक कौवा बैठा होता है। जू फैन कहता है तो इसका मतलब मास्टर जेन के पास एक डीमन क्रो है। डीमन क्रो बहुत ज्यादा स्पेशल एनिमल्स होते हैं, ये अपने सामने आने वाली हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो सारी की सारी इसके मास्टर के पास जाती है, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे इसका मास्टर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन साथ ही जू फैन हंसते हुए कहता है लेकिन मास्टर जेन को डीमन क्रो का कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये इस डीमन क्रो की असल पावर को जानते ही नहीं, ये तो किसी एम्परर के इस्तेमाल करने के लायक है। लेकिन जैसे वो उस कौवे को घूर कर देखता है तो उसे उसकी आंख में कुछ नजर आता है
जूफैन कहता है तो इसका मतलब वो गोल्डन लाइटनिंग आई जो कि मास्टर ज्यू से चोरी की गई थी वो इसने इस अपने डीमन क्रो को दे दी है। अब जूफैन उस आई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है कि गॉड की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, ये आंख तो आज मुझे ही मिलेगी। मास्टर ज्यू भी उस डीमन क्रो की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसके पास तो मेरी गोल्डन लाइटनिंग आई है। मास्टर ज्यू कहते हैं लेकिन इस आंख को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ये इस कौवे के पास क्या कर रही है। मास्टर जेन भी हंसते हुए मास्टर ज्यू से कहते हैं क्या तुम्हें बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम्हारी गोल्डन आई मेरे कौवे के पास क्या कर रही है? तुम्हें तो ऐसा ही लगा होगा जैसे मैंने इस आंख को उस दिन डिस्ट्रॉय कर दिया था। और साथ ही वो उसे कहते हैं आज अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस आंख को हराना होगा। इस गोल्डन लाइटनिंग आई की पावर को तो तुम अच्छी तरह से समझते हो क्योंकि तुमने इसको इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो कौवा बड़ी ही स्पीड के साथ मास्टर ज्यू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। मास्टर सैंडविच लाकर उसे कहते हैं जल्दी से अपना बचाव करो, ये डीमन क्रो तुम पर अटैक करने वाला है। मास्टर ज्यू जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसे ब्लॉक करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और मास्टर ज्यू पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर सैन और मास्टर लू दोनों ही मास्टर जेन के ऊपर अटैक करने के लिए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों कहते हैं अगर हम जल्दी से मास्टर जेन को मार डालेंगे तो वो डीमन क्रो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनके मास्टर जेन तक पहुंचने से पहले ही मास्टर जेन अपनी उंगली को घुमाते हैं और वो डीमन क्रो दूर से ही अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ता है जो कि सीधी आकर दोनों मास्टर्स को लगती है और वो दोनों मास्टर्स ही पीछे की तरफ गिर जाती हैं और काफी जख्मी हो जाती हैं। जूफैन कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, वो लाइटनिंग आई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीमन क्रो के सामने ये तीनों मास्टर्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये लोग हार जाएंगे। और अगर ये सब लोग हार गए तो मास्टर जेन इन सबको मार डालेंगे जिसकी वजह से मेरी लू फैमिली खतरे में आ जाएगी, इसलिए मुझे ये सब कुछ होने से रोकना होगा। जूफैन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को निकालता है और उसे मास्टर जेन की तरफ भेजता है और कहता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, मुझे जान की बाजी लगाना होगी। अगर मास्टर जेन ने मेरे ब्लडी बेबी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं अभी साथ मर जाऊंगा। मास्टर जेन अपने कौवे से लाड करते हुए कहते हैं ये कौवा तो बहुत ज्यादा काम का है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इस कौवे की मदद से मैं तीनों मास्टर्स के साथ एक साथ फाइट कर सकता हूँ, अब तो मुझे किसी का भी डर नहीं रहा। वो तीनों मास्टर्स फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास आई ऑफ गॉड है तो तुम हमसे जीत सकते हो? मास्टर सैन उसे कहते हैं लगता है कि तुम अपने आप को भूल चुके हो कि तुम हमारे जितने ही पावरफुल हो, ये डीमन क्रो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और उनकी स्किन भी गोल्डन कलर की हो जाती है क्योंकि उनका नाम गोल्डन ड्रैगन है। वो बाकी के दोनों मास्टर से कहते हैं तुम दोनों पीछे रहो, मैं अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने वाला हूँ। वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेते हैं। एक तरफ से मास्टर का बड़ा सा ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ता है जबकि दूसरी तरफ से डीमन क्रो आगे की तरफ बढ़ता है। वो दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं। मास्टर जेन भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर सैन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगा था कि मास्टर सैन के पास इतनी ज्यादा पावर होगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा डीमन क्रो हार जाएगा। मास्टर जेन अपने साथ वाले साथियों से कहते हैं सब लोग मिलकर अटैक करो और वो सारे अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए बड़ी बड़ी चेन्स बना लेते हैं और मास्टर सैन के ड्रैगन को जकड़ लेते हैं। मास्टर जेन कहते हैं मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि तुम टियानलंग पवेलियन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर हो, इसलिए हम तीनों मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। मास्टर जेन कहते हैं हालांकि अगर मेरे पास आई ऑफ गॉड नहीं होती तब भी मैं तुम सब लोगों को हरा सकता था, लेकिन अब जबकि मेरे पास आई ऑफ गॉड है इसलिए तुम सब लोग मुझे नहीं हरा सकते। मास्टर जेन हंसते हुए कहते हैं अब तुम सब लोगों के बचने का कोई चांस नहीं, मैं तुम तीनों को एक साथ ही मार डालूंगा। जबकि जूफैन भी उस पर निशाना लगाकर खड़ा होता है तो कहता है लगता है कि ये बूढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही भुदक रहा है, लेकिन इसके जीतने का कोई चांस नहीं क्योंकि मैं भी इस बैटल में उतर चुका हूँ। उसका ब्लडी बेबी पीछे से आराम से आता है और मास्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे वो मास्टर जेन की बॉडी के अंदर जाता है मास्टर जेन वहीं पर रुक जाते हैं। मास्टर जेन के रुकने की वजह से बाकी के दोनों जो उनके साथ साथी होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए वो सारे लोग मिलकर भी मास्टर सैन के ड्रैगन को नहीं रोक पाते और मास्टर सैन का ड्रैगन आजाद हो जाता है और उनका ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और मास्टर जेन के एक बाजू को काट देता है। बाकी के तीनों मास्टर्स को भी अभी तक समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जबकि मास्टर जेन भी वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं लगता है कि टियानलंग पवेलियन वालों ने मेरे ऊपर कोई सीक्रेट अटैक किया है जो कि मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। मास्टर जेन कहते हैं ये तो कोई सीक्रेट डीमन मैजिक है, लगता है कि उनके पास कोई डीमन कल्टीवेटर है जिसने मेरे ऊपर सीक्रेट अटैक किया है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। फिर मास्टर जेन अपने साथियों से कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं और वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। वो तीनों मास्टर्स भी उनका पीछा करते हैं। जूफैन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और कहता है ये लोग तो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इन्हें अपने मसले को खुद ही सुलझाने दो, अब मैं यहाँ पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता।
जू फैन कहता है उस कौवे के पास जो लाइटनिंग आई है वो मुझे लाजमी तौर पर चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है जो कि इस डीमन एम्परर को अट्रैक्ट कर सकें, इसलिए वो आई मुझे चाहिए ही चाहिए। जू फैन कहता है चलो मेरी शुरुआत तो अच्छी हो गई, अब वापस चल के लू फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर यांग मिंग आने वाला है लू फैमिली को नुकसान पहुँचाने के लिए। जबकि लू फैमिली की रेजिडेंस वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पर यांग मिंग योमिंग के बंधु के साथ वहाँ पर आता है, जबकि रास्ते में उसे लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई रोक लेते हैं। वो उन सब पर अटैक कर देते हैं। लॉन्ग नुई भी उन पर अटैक करती है और उनका रास्ता पीछे से ब्लॉक कर देते हैं और उनको सेंटर में फंसा लेते हैं। वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लोग तो यहाँ पर पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, जैसे इन्हें पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई के साथ उनके सारे गार्ड्स भी होते हैं और वो मिलकर उन पर अटैक करते हैं। जैसे योमिंग वैली वालों को पता चलता है कि ये एक अटैक है, वो लोग भागना शुरू कर देते हैं, जबकि वो सारे मिलकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। जू फैन भी वहीं छत पर खड़ा देख रहा होता है और कहता है लगता है कि ये लोग अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। फिर जू फैन अपने लू फैमिली के रेजिडेंस की तरफ देखता है तो यांग मिंग अपने साथियों के साथ उस तरफ आ रहा होता है लू फैमिली को बर्बाद करने के लिए। यांग मिंग आते ही रेजिडेंस के बाहर वाले दरवाजे को किक मारकर तोड़ देता है और कहता है जल्दी से अपनी मार्शल आर्ट्स हमारे हवाले कर दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जबकि अंदर कोई भी नहीं होता। जू फैन ऊपर से नीचे उतरता है और कहता है बस यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे तुम लोग नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग यहीं पर मरने वाले हो। जू फैन उसे कहता है तुम कौन हो, क्या तुम लू फैमिली से हो? जू फैन उसे कहता है हाँ मैं लू फैमिली से हूँ, मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। यांग मिंग जू फैन से कहता है वैसे तो मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम हमारे सामने आ चुके हो तो सबसे पहले तुम्हें मारते हैं। वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इसे मार डालो। उसका एक साथी जल्दी से आगे बढ़ता है और जू फैन पर जैसे ही अटैक करने लगता है जू फैन उसके चेहरे पर अपना हाथ मारते हुए उसे जमीन पर पटक देता है और बाकी साहब से कहता है तुम्हें क्या लगता है इस तरह के कमजोर से सोल्जर्स को आगे बेचकर तुम मुझे मार सकते हो? यांग मिंग कहता है ये तो एक डीमन कल्टीवेटर है। यांग मिंग उससे पूछता है तुम हो कौन? लू फैमिली के पास इस तरह का कोई डीमन कल्टीवेटर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जू फैन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं वही एल्केमिस्ट हूँ जो मिस ली के साथ मास्टर का इलाज करने के लिए आया था और तुमने हम दोनों को तहखाने में बंद कर दिया था। यांग मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब वो बुढ़े आदमी तुम थे। अब मुझे जल्दी से बताओ मास्टर और मिस ली कहाँ पर हैं? जू फैन कहता है क्या तुम कोई इडियट हो? क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता अगर मैं जहाँ पर हूँ तो वो दोनों भी तो यहीं पर होंगे। यांग मिंग कहता है अब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, अगर मैं तुम्हें उसी वक्त वहीं पर मार देता तो ज्यादा बेहतर रहता। जू फैन कहता है लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम आज भी ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि जाओ कोई यहाँ पर नहीं है। लास्ट टाइम जब तुमने हमें पकड़ा था तब तुमने हमें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वहाँ पर जाओ कोई नहीं थी, क्योंकि तुम हमें मारने के बाद जाओ कोई पर सारा इल्जाम लगाना चाहती हो क्योंकि वो मिस ली की मेड है। जू फैन साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। यांग मिंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मास्टर जेन से भी ज्यादा डेंजरस, इसका किलिंग इंटेंट तो मास्टर जेन से भी ज्यादा है। यांग मिंग अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक स्किल को यूज करता है और जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जू फैन उसे कहता है क्या हुआ, अब तुम मुझसे इतना ज्यादा डर गई हो कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मुझसे फाइट करना चाहते हो, हालांकि मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। यांग मिंग उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, मैं यूक्वान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जिसे तुमने मारा था और तुम मुझे आसानी से नहीं हरा पाओगे। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है जू फैन के इर्द गिर्द एक शील्ड होती है जिस शील्ड से वो टकराकर पीछे गिर जाता है। यांग मिंग गिरने के बाद जू फैन से कहता है ये क्या था, तुमने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई हुई है। जू फैन कहता है हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, तुम यूक्वान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे सामने तो तुम बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह हो, क्योंकि मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मेरे सामने तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं और तुम्हारे जैसे कचरे के लिए सिर्फ मौत है। और साथ ही जू फैन अपनी एक फॉर्मेशन में से एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन निकालता है और जैसे इस पर अटैक करने लगता है मिस ली वहाँ पर भागती हुई आ जाती है और जू फैन से कहती है रुक जाओ, इसे मैं मारूंगी। जू फैन का ड्रैगन जो कि उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसी वक्त कहीं से अचानक उसके इर्द गिर्द चेन्स लिपट जाती हैं और वो उन चेन्स के अंदर बंध जाता है। जू फैन कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई और मास्टर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने मेरे ड्रैगन को रोक लिया है। मिस ली भागती हुई इसके पास आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें कितनी देर से कह रही हूँ कि रुक जाओ, लेकिन तुम रुक क्यों नहीं रहे? जू फैन कहता है जो भी मेरे ऊपर अटैक करेगा या मेरी लू फैमिली पर, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसे मार डालूंगा। उसी वक्त सामने की तरफ दिखाते हैं यांग मिंग के सामने एक और मास्टर अपीयर होते हैं। उन मास्टर का नाम मास्टर जुन होता है। मास्टर जुन भी योमिंग वैली के 12 एल्डर्स में से एक हैं। मास्टर जुन आते ही यांग मिंग से कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। यांग मिंग चिल्लाकर कहता है लेकिन मास्टर मुझे इसे अपने हाथों से मारना है, मुझे अपने ब्रदर का बदला लेना है, यूक्वान को इसने मारा था। मास्टर जुन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते और कहते हैं तुम इस लायक नहीं हो कि इसे मार सको, ये तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
मैं तुम्हें काफी अरसे से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इस लड़के के सामने तुम सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हो जो कि तुम्हें अपने हाथों में मसल देगा, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मास्टर जुन जू फैन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम हमारी योमिंग वैली के साथ हाथ मिला लेते हो तो हम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल जाएंगे। जू फैन उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मास्टर जुन, आपको क्या लगता है कि आप मुझसे फाइट करने के लायक हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझे हरा सकते हैं? और यहीं पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था योमिंग वैली से एक मास्टर आते हैं जिनका नाम मास्टर जुन होता है। मास्टर जुन आते ही यांगमिंग से कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इस लड़के का मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर वो जू फैन से कहते हैं, जू फैन, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम हमारी योमिंग वैली को ज्वाइन कर लेते हो तो हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे और हमारी फाइट यहीं पर खत्म हो जाएगी। जबकि जू फैन उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि मुझसे फाइट कर सकते हो? तो यहीं से हमारी एपिसोड 16 की शुरुआत होती है। मास्टर उसे कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस वक्त समझ रहे हो कि यहाँ पर कौन ज्यादा स्ट्रांग है। और साथ ही वो अपने हाथ से अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी चेन्स निकालते हैं और यांगमिंग के साथ उसके जितने भी साथी होते हैं वो उन सबको मार डालते हैं और कहते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हारा हाल भी इन्हीं जैसा होगा जैसे मैंने इनका किया है। मास्टर जुन ने जिन लोगों को मारा है वो यांगमिंग के साथ ब्लैक विंड माउंटेन से आए होते हैं, यानी कि वो मिस ली के परिवार के लोग हैं। जू फैन हंसते हुए उसे कहता है, मास्टर जुन, ये सारे लोग तो तुम्हारे अपने थे क्योंकि ब्लैक विंड माउंटेन वालों के साथ तो तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इन सब ने तो योमिंग वैली वालों को ज्वाइन किया हुआ था, फिर तुमने इन सबको क्यों मार डाला? मास्टर जुन उसे कहते हैं, मुझे इन सबको यहाँ पर बचाने के लिए आना पड़ा। सभी को पता चल चुका है कि यहाँ पर ये सब कुछ योमिंग वैली वालों ने करवाया है, इसलिए मुझे इन सबको मारना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पीछे कोई सबूत बचे। जू फैन मास्टर जुन की बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और मास्टर जुन से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी योमिंग वैली की औकात मेरी नजर में कितनी है? साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है, जितनी औकात इस यांगमिंग की तुम्हारी नजर में है उतनी ही औकात योमिंग वैली वालों की मेरी नजर में है, बिल्कुल एक चूंटी की तरह। जिस तरह तुम लोग यांगमिंग को जब चाहे मसल सकते हो, इसी तरह मैं योमिंग वैली को भी मसल सकता हूँ। मास्टर जुन उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मौत का डर नहीं है। जू फैन कहता है, मास्टर आपको क्या लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? मास्टर जुन उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस पर अपना पंजा मारने लगते हैं जू फैन फिर से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। उसी वक्त यांगमिंग का सीन दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो जू फैन को हरा नहीं पाया। यांगमिंग कहता है, जू फैन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा और स्ट्रॉन्ग बनकर आऊंगा ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। और साथ ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मिस ली की नजर उस पर पड़ती है और वो कहती है, ये कहाँ पर भाग रहा है, और वो भी उसके पीछे लग जाती है। जबकि जू फैन कहता है, ये लड़की तो बहुत बड़ी बेवकूफ है जो अकेले उसका पीछा कर रही है। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी को निकाल कर उसके पीछे भेज देता है, यानी मिस ली का साथ देने के लिए भेज देता है। जू फैन का ध्यान क्योंकि भटक जाता है, इसलिए सामने की तरफ जैसे ही वो देखता है तो मास्टर जुन उसकी शील्ड को तोड़ने के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो उसकी शील्ड के ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं। मास्टर जुन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी सी शील्ड तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगी? जू फैन को जब लगता है कि ये मेरी शील्ड को तोड़ देंगे, जू फैन जल्दी से अपने हाथ में की पावर को रिलीज करता है और मास्टर पर अटैक करता है, जिससे मास्टर पीछे जाकर गिरते हैं। मास्टर जुन ऊपर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और जू फैन से कहते हैं, तुम तो अभी एक छोटे से बच्चे हो, लेकिन फिर भी तुम पैनलॉन्ग की थर्ड और एक और कंट्रोल कर रहे हो। ये प्रोटेक्शन शील्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है। मेरे सामने तुम्हारी ये शील्ड नहीं टिक पाएगी। और वो फुल पावर के साथ फिर से नीचे की तरफ आते हैं जू फैन पर अटैक करने के लिए। जू फैन जल्दी से अपने सामने एक फॉर्मेशन ओपन करता है और एक 6 लेयर वाली शील्ड बनाता है। मास्टर उसकी शील्ड को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसे स्केल के मास्टर को हराना इतना ज्यादा आसान है? तुम्हारी ये छोटी छोटी शील्ड्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर जुन उसकी सारी शील्ड्स को तोड़ते हुए उसके करीब पहुंच जाते हैं, लास्ट पर जू फैन एक और फॉर्मेशन ओपन की होती है जो कि 5th लेवल की अरे की होती है, 5th लेवल की शील्ड की। साथ ही जू फैन अपने पहले ड्रैगन को बाहर निकालता है। मास्टर वहीं पर हवा में रुक जाते हैं। मास्टर जुन भी जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से अपनी चेन्स को निकालते हैं और उसके ड्रैगन को बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे वो उसके पहले ड्रैगन को अपनी चेन्स में बांध लेते हैं, जू फैन सेकंड ड्रैगन को बाहर बुलाता है। मास्टर उसके सेकंड ड्रैगन को अपनी
चेन में बांधने लगते हैं। उसी वक्त ज़ूफैन अपने तीसरे ड्रैगन को बाहर निकालता है, फिर चौथे ड्रैगन को, फिर पांचवें को, छठे को, सातवें को और फिर आठवें ड्रैगन को। ज़ूफैन टोटल 9 ड्रैगन को बाहर निकालता है। मास्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मैंने गलती कर दी, ये तो 3rd लेवल की अरे नहीं बल्कि 5th लेवल की अरे है। ये लड़का तो वाकई में जीनियस है। वो सारे के सारे 9 ड्रैगन मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ूफैन कहता है क्या अब तुम्हें महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये 5th लेवल की अरे है, इससे तुम नहीं बच पाओगे। मास्टर जून उसके सामने हंसना शुरू कर देते हैं और ज़ूफैन से कहते हैं तुम तो अभी बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम 5th लेवल की अरे बना सकते हो। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं तुम्हें फिर से एक मौका देता हूँ, तुम हमारी योमिंग वैली को ज्वाइन कर लो। हम तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट सिखाएंगे, तुम अपनी इस टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर कर पाओगे। ज़ूफैन हंसते हुए कहता है तुम्हारी कचरा वैली मेरे लायक नहीं है कि मैं उसे ज्वाइन करूं। मास्टर जून ज़ूफैन से कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे जीनियस लड़के को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दे सकता अगर तुम हमारी योमिंग वैली को ज्वाइन नहीं करते तो। एक तरफ ज़ूफैन के 9 ड्रैगन्स हैं और दूसरी तरफ मास्टर जून अकेले हैं। वो ड्रैगन उस पर अटैक करते हैं। मास्टर जून को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो सारे ड्रैगन्स एक एक करके उस पर अटैक करते हैं। मास्टर जून वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ज़ूफैन योमिंग वैली का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम लोग तो मेरी 5th अरे के सामने भी नहीं टिक पाए, तुम्हें एल्डर किसने बना दिया? तुम्हारी योमिंग वैली तो वाकई में कचरा है। तुम्हारी योमिंग वैली को 7 बिग फैमिलीज होने का हिताब नहीं मिलना चाहिए था। मास्टर जून फिर से गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं बच्चे अब अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक पर भी माफी मांगोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर जून अपने पास से एक मैजिक वेपन निकाल लेते हैं। ये उनका एक स्पेशल वेपन है जो कि वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही निकालते हैं। ज़ूफैन भी उस मैजिक ट्रेजर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक मैजिकल वेपन है। ज़ूफैन मास्टर जून से कहता है क्या तुम्हें इस बात पर शर्म नहीं आ रही कि तुम एक छोटे से लड़के से फाइट करने के लिए अपने मैजिक वेपन को यूज कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने पर बाकी की सारी 6 फैमिलीज तुम्हारे नाम पर हंसेंगी? मास्टर जून आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अगर आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाते हो तो फिर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि मैंने सीक्रेट वेपन को यूज किया था तुम्हें मारने के लिए। ज़ूफैन भी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मैं तो इसको उकसाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस तरह की बातें करूंगा तुझे अपना मैजिक वेपन यूज नहीं करेगा, लेकिन इसने तो मेरी बात ही नहीं मानी। लगता है कि इसे अपनी बेइज्जती और योमिंग वैली की बेइज्जती का जरा भी असर नहीं है। ज़ूफैन कहता है शायद इसी वजह से इस मास्टर के साथ कोई फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भी एक डीमन कल्टिवेटर है। डीमन कल्टिवेटर सारे इसी तरह के होते हैं, शेमलेस। उन्हें अपनी बेइज्जती या इज्जत का कोई भी परवाह नहीं होता। उन्हें तो बस अपने दुश्मन को मारना होता है। एक बार फाइट स्टार्ट हो गई या तो मरो या फिर मार डालो। ज़ूफैन कहता है अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन मेरे पास अफसोस कोई भी मैजिक वेपन नहीं है। मास्टर जून अपने मैजिक वेपन को उसके ऊपर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जबकि ज़ूफैन भी फिर से अपने ड्रैगन्स को निकालता है और उसके मैजिक वेपन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जून का मैजिक वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ज़ूफैन के जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो उन सबको काट देता है और फिर वो वापस घूमते हुए मास्टर जून के पास चला जाता है। ज़ूफैन कहता है ये वेपन तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मास्टर जून उसे कहते हैं इस बार तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं, तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। ज़ूफैन उसके मैजिक वेपन की तरफ देखकर कहता है ये तो एक 3rd लेवल का मैजिक वेपन है। मास्टर जून उसे कहते हैं तुम्हारी नजर तो बहुत ज्यादा तेज है जो तुमने इसको पहचान लिया। हाँ ये वाकई में एक मैजिक वेपन है, वो भी 3rd लेवल का, और इस वेपन का नाम मून व्हील है। ज़ूफैन कहता है अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हारी योमिंग वैली को ज्वाइन कर लूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मास्टर उसे कहते हैं नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम ये फैसला नहीं ले सकते, अब तुम्हें मरना होगा। और साथ ही वो अपने मून व्हील को यूज कर देते हैं और उसे ज़ूफैन की तरफ भेजते हैं। ज़ूफैन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब मैं इससे कैसे बचूंगा, मैं तो इससे नहीं भाग सकता। लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और जैसे वो धमाका खत्म होता है ब्लड गिरता हुआ दिखाई देते हैं, जबकि वो ब्लड ज़ूफैन का नहीं होता, वो मास्टर ली का होता है। मास्टर ली उसके सामने खड़े होते हैं और उसके मून व्हील को उन्होंने रोका होता है। मास्टर जून उसे कहते हैं अब तुम कौन हो? मास्टर ली कहते हैं मेरा नाम मास्टर ली जुनटियान है और मैं ब्लैक विंड माउंटेन का मास्टर हूँ। मास्टर ली से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली वालों पर अटैक करने की? ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए इसका मतलब मुझे भी तुमसे फाइट करना होगी। ज़ूफैन मास्टर ली से कहता है मास्टर क्या आप ठीक है? क्या आपने अपनी सारी स्ट्रेंथ को वापस रिकवर कर लिया है? मास्टर उसे कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए जो पिल्स लेकर आए थे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, उनकी वजह से मेरी पावर वापस आ गई है। न सिर्फ मेरी पावर वापस आई है बल्कि मैं ब्रेक थ्रू करके अपने नेक्स्ट लेवल पर भी चला गया हूँ। ज़ूफैन मास्टर ली से कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब आप मेरी बात सुने, हम दोनों मिलकर योमिंग वैली वालों को मार डालेंगे। सबसे पहले तो इस मास्टर जून को मारना है। मास्टर जून हंसते हुए उससे कहते हैं मैं तुम्हारी 5th लेवल की अरे को पहले से डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ और ये मास्टर अभी अभी ब्रेक थ्रू स्टेज पर पहुंचे हैं, इनके पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मेरे जैसे किसी बंदे को हरा सके। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के पास जीतने का कोई चांस है। ज़ूफैन उसे कहता है ये बात सच नहीं है, हमारे पास अभी भी एक सीक्रेट वेपन है, और साथ ही वो अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है और मास्टर ली से कहता है मास्टर ली मैं अपना सीक्रेट वेपन यूज करने वाला हूँ।
मास्टर ली जल्दी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि ज़ू फैन भी अपने ड्रैगन्स को उनके साथ साथ आगे भेजता है। मास्टर जुन कहते हैं मुझे सबसे पहले इस लड़के को मारना होगा क्योंकि ये बार बार अपने ड्रैगन्स को बीच में घुसा रहा है। अगर ये ऐसे करता रहा तो मैं मास्टर ली पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। ज़ू फैन नीचे खड़ा अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा होता है। मास्टर जुन कहते हैं लगता है कि सबसे पहले तुम्हें मारना होगा, और वो बड़ी स्पीड के साथ ज़ू फैन को मारने के लिए उसके पास चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही मास्टर ली उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें ज़ू फैन तक नहीं पहुंचने दूंगा। मास्टर जुन जल्दी से अपने मून व्हील को जो कि ज़ू फैन की तरफ जा रहा होता है उसे वहीं से वापस की तरफ मोड़ते हैं और मास्टर ली की तरफ ले आते हैं। लेकिन उसी वक्त ज़ू फैन कहता है मास्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना ज्यादा टाइम दे दिया। और साथ ही वो कहता है अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 5th लेवल की अरे की पावर क्या होती है। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है गोल्डन कलर के चमकते हुए ड्रैगन्स निकलते हैं। सारे के सारे 9 ड्रैगन मिलकर एक ही गोल्डन कलर का चमकता हुआ ड्रैगन बनाते हैं और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो सीधा मास्टर जुन की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे वो मास्टर जुन को अपने मुंह में लेता है मास्टर जुन की बॉडी ओबिलिटरेट हो जाती है, यानी कि वो जलकर खाक हो जाती है। जबकि 5th लेवल की अरे की पावर रिलीज होने की वजह से जंगल के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है और एक बीम ऊपर की तरफ जाती है। मास्टर सैन दूर से ही उस बीम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि वहाँ पर कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर है जो कि हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सब लोग कहते हैं ये धमाका तो कियानलांग पवेलियन में हुआ है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर है। फिर वो तीनों मास्टर वापस उस धमाके वाली जगह की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 16 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन अपनी 5th लेवल की अरे की पावर को यूज करते हुए एक जबरदस्त धमाका करता है। वो मास्टर जुन को तो मार देता है लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तीनों मास्टर दूर से इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, कहीं वो कियानलांग पवेलियन पर अटैक न कर रहा हो। मास्टर जीव पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं जब हम लोग उस धमाके वाली जगह की तरफ देख रहे थे मास्टर जेन यहाँ से भाग गए हैं। मास्टर जेन तो वहाँ से भाग जाते हैं जबकि उनके 2 एल्डर्स अभी वहीं पर होते हैं। वो एल्डर्स कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी वहाँ पर जाकर देखना चाहिए जहाँ पर धमाका हुआ है। दूसरे एल्डर से कहते हैं क्या तुम कोई बेवकूफ हो, हम लोग वहाँ पर क्यों जाएंगे, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर जेन के पास इतनी पावर है कि वो इतनी ज्यादा जबरदस्त धमाका कर सके। ये मास्टर जेन नहीं है, वहाँ पर कोई और मार्शल आर्ट्स का स्ट्रॉन्गर मास्टर है जो कि मास्टर जेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी तीनों मास्टर भी उसी तरफ चले गए हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो वापस चलते हैं और जाकर अपने एल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं। फिर वो दोनों भी वापस चले जाते हैं। फिर उस धमाके वाली जगह का सीन दिखाया जाता है। मास्टर ली उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर ली सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था यहाँ पर आकर जब मुझे फाइट करना पड़ेगी तो हो सकता है कि तीनों कियानलांग पवेलियन के मास्टर यहाँ पर आ जाएंगे हमारी फाइट को देखकर, लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने तो उसको एक ही झटके में मार डाला और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मास्टर की तो हड्डियां भी नहीं बची। इसने योमिंग वैली के एक एल्डर को मार डाला है जो कि अपनी टियानजान स्टेज में था, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये लड़का तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मास्टर ली ज़ू फैन से कहते हैं जो भी तुम्हारा ऑर्डर होगा अब मैं नेक्स्ट वही करूंगा। ज़ू फैन कहता है आपको बस एक ही काम करना है, मेरी लू फैमिली का ख्याल रखना, मैं अभी एक काम निपटा कर आता हूँ। मिस ली जैंगमिंग के पीछे चली गई है, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। मास्टर ली उसे कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जाओ और उसे वापस ले आओ, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। मैं लू फैमिली का पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ज़ू फैन कहता है बहुत ही जल्दी तीनों एल्डर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वैसे भी यहाँ पर अब कोई भी दुश्मन नहीं बचा क्योंकि वो सारे यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए ये लोग सेफ रहेंगे। और जबकि मास्टर ली भी यहीं पर हैं, तो लू फैमिली की सेफ्टी बहुत ज्यादा इंश्योर हो चुकी है। मैं चला जाता हूँ। मास्टर जुन का मून व्हील वहीं पर पड़ा होता है। ज़ू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है अब मैं अपनी सेफ्टी के लिए इस मैजिक ट्रेजर को अपने पास रख लेता हूँ जो कि मास्टर जुन अपने पीछे छोड़ गए हैं। ज़ू फैन कहता है ये अब फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है। नेक्स्ट सीन में जैंगमिंग को दिखाते हैं जो कि भागता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है और एक दरख्त के साथ जाकर रुकता है और अभी भी ज़ू फैन को गालियां दे रहा होता है कि ये सब कुछ ज़ू फैन की वजह से हुआ है। उसी वक्त मिस ली उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, हमारा हिस्सा अभी बराबर नहीं हुआ। जैंगमिंग जल्दी से उसके इर्द गिर्द देखता है, उसे वहाँ पर ज़ू फैन नजर नहीं आता। वो कहता है चलो शुक्र है यहाँ पर अकेली आई है। वो उसे कहता है सिस्टर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम उनसे फाइट करने के लिए आई हो। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है आज मैं अपने फादर के नाम पर लगा हुआ डब्बा साफ कर दूंगी और तुम्हें मार डालूंगी, तुम एक गद्दार हो। जैंगमिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं गद्दार कैसे हो गया, शुरुआत से ही मैं योमिंग वैली वालों के साथ था, मैं तो एक स्पाई था इसलिए मैं गद्दार नहीं हूँ। और साथ ही वो
वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है तुम उस स्ट्रेंथ के साथ मुझे मार सकती हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। मिस ली उसे कहती है चाहे मैं तुम्हें आज ना ही मार पाई फिर भी मैं तुम पर इतना ज्यादा अटैक करूंगी कि तुम्हें बहुत ज्यादा जख्मी कर दूं। क्या तुम वो सारी बातें भूल चुके हो जो कि हमारे फादर ने तुम्हारे साथ अच्छाई की थी, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। साथ ही वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और जैंग मिंग से कहती है साथ ही मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया था? जैंग मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें लाइक करूंगा? अगर मुझे कभी शादी करनी भी हुई तो मैं 7 फैमिलीज में से किसी बड़ी फैमिली की लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि मैं योमिंग वैली का एक स्टूडेंट हूँ। तुम्हारे जैसी लड़की से तो मैं कभी भी शादी ना करूँ। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, वो भी एक स्टूडेंट्स के तौर पर, यानी कि दोनों ही मास्टर के स्टूडेंट हैं, इसलिए एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं। लेकिन इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है क्योंकि ये शादी करने वाले थे। मिस ली उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है मैं इस सब के लिए तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जैंग मिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जैसे उस पर अटैक करने लगता है उसी वक्त वहाँ पर ब्लडी बेबी आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा लेता है। जैंग मिंग पीछे दरख्त के साथ जाकर गिरता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मिस ली कहती है ये ब्लडी बेबी तो जू फैन का है, लगता है कि जू फैन ने मेरी हेल्प करने के लिए इस ब्लडी बेबी को यहाँ पर भेजा होगा। मिस ली जैंग मिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैंग मिंग उसके सामने मिन्नतें करना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम वो दिन भूल चुकी हो? हम दोनों ने कितने अच्छे पल अपने साथ गुजारे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत पल थे, उन सबको याद करो और प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। तुम तो मुझसे प्यार करती थी, क्या अब क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मिस ली उसे कहती है क्योंकि तुम्हें ये सारी बातें याद हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगती है उसी वक्त उस पर अटैक होता है और वो पीछे हट जाती है। मास्टर जेन वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर जेन जैंग मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमारे प्लान का क्या बना? हमने तुम्हें एक काम दिया था, क्या तुमने अपने मिशन को पूरा किया? लेकिन साथ ही वो जैंग मिंग की हालत देखकर समझ जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है। वो उसे कहते हैं चलो ठीक है, मेरे साथ वापस चलो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे इस छोटी लड़की को मारना होगा। और साथ ही मास्टर जेन अपने पंजे को सामने की तरफ करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जेन अपना पंजा लेकर मिस ली के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। मिस ली को भी ऐसे ही लगता है कि अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन उसी वक्त मून व्हील वहाँ पर आता है और मास्टर जेन पर अटैक होता है। मास्टर जेन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो मून व्हील यानी कि मैजिक वेपन जू फैन ने यूज किया होता है। जू फैन हंसते हुए मास्टर जेन से कहता है आपको तो शर्म आनी चाहिए, योमिंग वैली के एक एल्डर होकर आप एक छोटी सी लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जेन उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम जू फैन हो, लेकिन तुम्हारे पास ये मून व्हील क्या कर रहा है? मास्टर जून कहाँ पर है? तुमने उनके साथ क्या किया है? जू फैन मास्टर जेन से कहता है जरा अपना दिमाग लगाकर देखो, तुम्हें क्या लगता है मास्टर जून के साथ क्या हुआ होगा जो उनका मून व्हील मेरे पास है? मास्टर जेन भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक यंग लड़का है, ये मास्टर जून को कैसे मार सकता है? मास्टर जेन कहते हैं चाहे कुछ भी हुआ हो, मास्टर जून मार ही क्यों ना गए हो, लेकिन उनका मून व्हील इस लड़के के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये योमिंग वैली वालों की प्रॉपर्टी है और ये मुझे वापस चाहिए। जू फैन टेलीपैथी को यूज करते हुए मिस ली से कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। जैसे तुम्हें मौका मिले अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करते हुए मास्टर जेन के दिल पर अटैक करना, लेकिन तुम्हारा निशाना बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मिस कर दिया तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। मास्टर जेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें ये ट्रिक यूज करना पड़ेगी। मिस ली उसका प्लान सुनने के बाद सोच रही होती है ये मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी जॉन्टियंस लेवल की लास्ट स्टेज पर है, इसलिए इनका डिफेंस बिल्कुल भी वीक नहीं होगा। अगर मैं इन पर अटैक करती हूँ और मेरा अटैक फेल हो जाता है तो मास्टर जेन मुझे मार डालेंगे। क्या जू फैन ऐसा बंदा है जो कि अपने लिए अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकता है? हो सकता है कि इसने थोड़ी देर पहले मुझे इसीलिए बचाया हो कि ये मुझे मास्टर को मारने के लिए चारे के तौर पर यूज कर सके। ये तो वाकई में एक डीमन कल्टीवेटर है। मिस ली कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर ये मुझे यूज करके मास्टर जेन को मारना चाहता है। मैं जब यहाँ पर आई थी तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे या तो मरना है या फिर किसी को मारना है। अगर ये मुझे यहाँ पर सैक्रिफाइस करना चाहता है तो मैं इसका साथ दूंगी। जू फैन कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वो दोनों मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जू फैन अपने मून व्हील को लेकर सामने की तरफ बढ़ता है। मास्टर जेन कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों मेरे ऊपर पहले अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मून व्हील है जो कि मुझे हर्ट कर सकता है। ये दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। मास्टर जेन बड़े ही आराम से खड़े होते हैं। सबसे पहले मिस ली उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मास्टर जेन को लगता है यही मुझ पर अटैक करने वाली है और वो कहते हैं ये तो एक कीड़ा मकोड़ा है, इसकी मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन उसी वक्त बिजली की तेजी के साथ जू फैन उसके सामने आ जाता है
और मास्टर जेन पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जेन भी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मास्टर जेन जू फैन से कहते हैं तुम्हारी ये ट्रिक किसी और पर काम कर सकती है, लेकिन तुम्हें क्या लगा था ये वाली ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी? मैं एक एल्डर मास्टर हूँ। जू फैन हंसते हुए उसे कहता है लेकिन हमने तुम्हें बेवकूफ तो बना दिया है, हमारी ट्रिक तुम्हारे पर काम कर गई है। उसी वक्त जू फैन का ब्लडी बेबी मास्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है और मास्टर वहीं पर फिर से रुक जाते हैं। ब्लडी बेबी के उनके बॉडी के अंदर जाने के बाद मास्टर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर तुम थे जिसने मेरे ऊपर सीक्रेट अटैक किया था, जिसकी वजह से मास्टर सैन ने मेरा एक बाजू काट दिया। मास्टर जेन उसे कहते हैं बस इंतजार करो, जैसे ही मैं तुम्हारे स्किल से आजाद हो जाऊंगा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। जू फैन हंसते हुए कहता है एल्डर जेन, लेकिन इस बार हमने आपको फिर से बेवकूफ बना दिया है, इस बार आपके बचने का कोई चांस नहीं। उसी वक्त मिस ली जू फैन के पीछे से निकलती है और अपनी फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सीधा मास्टर जेन के दिल पर अटैक करती है। दिल पर अटैक होने की वजह से उनका दिल फट जाता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जू फैन मास्टर जेन से कहता है आपने बहुत ही गलत गैस किया, यहाँ पर मेन अटैकर मैं नहीं था बल्कि ये लड़की आप पर अटैक करने वाली थी। तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ मून व्हील ही तुम्हें हर्ट कर सकता है, इसलिए मैंने मून व्हील को यूज ही नहीं किया। तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी है, इस वक्त तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने डिफेंस को बरकरार रख सके, और इसके अलावा मैंने अपने ब्लडी बेबी के साथ अपनी कुछ की को मिलाकर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया था। मास्टर जेन कहते हैं ये लड़का तो वाकई में एक डीमन कल्टिवेटर है, इसने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, और साथ ही वो बातें करते हुए नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। जू फैन भी अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी होता है और काफी ज्यादा थका हुआ भी होता है। वो वहीं पर दर्द के साथ बैठ जाता है और कहता है चलो इस बुड्ढे का किस्सा खत्म हुआ। जू फैन कहता है एक डीमन कल्टीवेटर होने के नाते हमें सब कुछ करना पड़ता है अपने दुश्मन को मारने के लिए, यहाँ तक कि हम लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। मेरा ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर था, अगर वो लड़की गलत निशाना लगाती और मेरा ब्लडी बेबी उससे इफेक्ट होता तो मैं भी साथ ही मारा जाता। मैंने इस रिस्क को लिया, लेकिन मेरा प्लान काम कर गया। जबकि मिस ली भी यही सोच रही होती है, मुझे नहीं लगा था कि ये अपनी जान की सैक्रिफाइस दे रहा है, मुझे तो लगा था ये मुझे चारा बना रहा है, इसने तो मुझे अटैक करने के लिए मौका दिया ताकि मैं उस पर अटैक करके उसको मार सकूं। मिस ली जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है जू फैन मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जू फैन कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, मेरा ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर था, अगर मेरा ब्लडी बेबी जख्मी होता है तो मैं भी जख्मी होता हूँ। मिस ली कहती है मैंने तो शुरू से इसे गलत समझा, मुझे तो यही लग रहा था जो मुझे चारे के तौर पर सैक्रिफाइस करने वाला है, लेकिन इसने तो अपने ब्लडी बेबी को यूज कर लिया। जू फैन मिस ली से कहता है मास्टर की बॉडी से तुम्हें बहुत सारा खजाना मिल सकता है, क्योंकि ये एक जोमिंग वैली का मास्टर है, इसके पास बहुत कुछ हो सकता है, ट्रेजर्स और बहुत कुछ, तुम वो सब कुछ रख सकती हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन और मिस ली दोनों एक प्लान बनाते हैं और मास्टर जेन को वहां पर मार देते हैं। जू फैन मिस ली से कहता है ये एक जोमिंग वैली का एल्डर है, इसके पास से तुम्हें बहुत सारा खजाना मिल सकता है और बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स भी, जल्दी से जाओ और सब कुछ इकट्ठा कर लो। थोड़ी देर में मिस ली उसके पास से सब कुछ निकाल लाती है, यहाँ तक उसके कपड़े भी उतार लेती है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो वाकई में एक बैंडिट है, बैंडिट यानी कि लुटेरों की फैमिली से। इसने सिर्फ थोड़े से टाइम में मास्टर जेन के पास जितना भी खजाना था वो सारा निकाल लिया है, और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। जू फैन कहता है ये इस तरह की अजीब हरकतें क्यों कर रही है, इसका चेहरा भी लाल हो गया है। जू फैन कहता है लगता है कि जब इसने मास्टर जेन के कपड़े उतारे हैं इसी वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई है, लेकिन उसे शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है, वो तो बस एक बुड्ढे की डेड बॉडी है। जू फैन मास्टर जेन की अंगूठी उतार लेता है, इसी अंगूठी के अंदर मास्टर जेन ने अपने सारे खजाने को स्टोर किया हुआ है। जू फैन कहता है चलो फिर देखते हैं उसके पास कौन कौन सा खजाना है। जैसे ही वो उसमें से खजाने को रिलीज करता है तो उसके अंदर से कुछ लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक निकलती है। उसमें से 2 बुक्स निकलती हैं, एक ली फैमिली की होती है और एक काई फैमिली की होती है। जू फैन कहता है अभी तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने ली फैमिली की मार्शल आर्ट्स ले ली, उसके अलावा काई फैमिली की ले ली और लू फैमिली की भी इन्हें चाहिए थी। शायद इनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। अब क्योंकि इन्होंने इस प्लान को पूरा करने के लिए 10 साल तक इंतजार किया है, लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्लान है, इसलिए मैं इन दोनों मार्शल आर्ट्स को अपने पास ही रख लेता हूँ। जू फैन साथ ही उस रिंग को मिस ली को दे देता है और कहता है इसके अंदर तो सारा कचरा है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं एक डीमन एम्परर हूँ, इस तरह की लो लेवल की मार्शल आर्ट्स मैं क्या करूंगा। मिस ली उसे कहती है हमारे बैंडिट्स यानी कि हमारे लुटेरों का एक रूल होता है, जब भी हम लोग कुछ लूट इकट्ठा करते हैं तो उसको सभी में बराबर बांटा जाता है। अब जबकि हम लोग यहाँ पर 2 हैं तो हम दोनों इसको आधा आधा बांटेंगे। जू फैन से कहता है मास्टर जेन को लास्ट ब्लो तुमने दिया था, यानी कि मास्टर जेन को अब तुमने मारा है, तो तुम ये सारा खजाना रख सकती हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर जू फैन की नजर उसी खजाने में पड़े हुए एक बैग पर पड़ती है। जू फैन कहता है हाँ ये वाला बैग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि इसके अंदर डीमन क्रो होगा, क्योंकि ये वाला स्पेशल बैग जिंदा जानवरों को इसके अंदर कैद करने के लिए होता है।
जू फैन जल्दी से उस बैग की तरफ आगे बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। जू फैन कहता है तो फाइनली वो लाइटनिंग आई मुझे मिलने वाली है क्योंकि इसके अंदर डीमन क्रो है, मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। मिस ली फिर से आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम इस रिंग को रख सकते हो, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं। तुम अपनी लू फैमिली के लिए इससे कुछ अच्छा कर सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लू फैमिली के फ्यूचर के लिए ये मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल स्टोन्स बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे? तुम इस रिंग को अपने पास रख लो। जू फैन उसके हाथ से वो रिंग लेने के बाद कहता है इस तरह का कचरा मेरे किसी काम का नहीं है, अगर तुम्हें ये रिंग नहीं चाहिए तो मैं इसको फेंक देता हूँ। मिस ली जल्दी से आगे बढ़ती है और कहती है अच्छा ठीक है, मुझे वापस दे दो, अगर तुम इसे फेंकने वाले हो तो मैं इसे रख लेती हूँ। वो जल्दी से उसके हाथ से वो रिंग वापस छीन लेती है और कहती है तुम किस किस्म के बटलर हो, तुम तो लू फैमिली के लिए स्पिरिचुअल स्टोन्स भी इकट्ठे नहीं कर रहे, तुम अपनी फैमिली का जरा भी अच्छा नहीं सोच रहे। अगर तुम इसी तरह खजाने को जाया करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि लू फैमिली वाले कभी आगे बढ़ पाएंगे, तुम तो सारे पैसे इसी तरह जाया कर दोगे, तुम बहुत बुरे बटलर हो। जू फैन से कहता है चलो फिर कियानलांग पवेलियन वापस चलते हैं। वो लोग भी पिछली रात से इस बात का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी कि यहाँ पर किसने फाइट की और क्या फाइट की। जू फैन अपनी अंगूठी को यूज करते हुए मास्टर जेन की बॉडी को उसके अंदर स्टोर कर लेता है और मिस ली से कहता है जरा मेरी मदद करो, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मुझे कियानलांग पवेलियन तक ले चलो। जू फैन उससे पूछता है वैसे वो यांगमिंग कहाँ पर चला गया? वो उसे कहती है जब हम लोग मास्टर जेन के साथ फाइट कर रहे थे वो यहाँ से भाग गया है। जू फैन कहता है हालांकि वो इतना बड़ा कोई मास्टर नहीं है लेकिन फिर भी वो यहाँ से भाग गया है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये हमेशा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही हमारी पीठ में हंजर घोंपते हैं। नेक्स्ट टाइम वो मुझे जहाँ पर भी मिलेगा मैं सबसे पहले इसे ही मारूंगा। नेक्स्ट सीन कियानलांग पवेलियन का दिखाया जाता है। कियानलांग पवेलियन के तीनों मास्टर खड़े होते हैं जबकि लांग नुई और लांग जी अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। एल्डर्स भी उन्हें वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कैसे हो तुम दोनों बच्चों, क्या तुम्हारी फाइट कैसी रही? लांग नुई उनसे कहती है मास्टर जैसा कि आपने कहा था कि जैसे ही आप लोग उन तीनों बड़े मास्टर्स के साथ फाइट कर रहे थे उन्होंने अपने कुछ लोगों को यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजा था। हम लोग भी अपने गार्ड्स लेकर रेडी थे, हमने उनके साथ अच्छा मुकाबला किया। हालांकि उनके साथ अच्छे से हमने फाइट की है लेकिन उनमें से फिर भी कुछ ऐसे थे जो वहाँ से भाग गए हैं। मास्टर जी उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने हमारे गार्ड्स को बहुत ही अच्छे से लीड करते हुए हमारे दुश्मन को यहाँ से मारकर भगा दिया है। मास्टर लू भी हंसते हुए मास्टर सैन से कहते हैं ब्रदर सैन जब भी तुम वापस मेन हाउस में जाओगे वहाँ पर जाकर पैट्रियर्च के सामने इन दोनों बच्चों की तारीफ जरूर करना, इन्होंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। मास्टर सैन उन दोनों बच्चों से कहते हैं मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया था, लास्ट नाइट यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, क्या तुम्हें पता है वो बड़ा सा धमाका किसने किया था? लांग नुई उनसे कहती है हमें इस बारे में नहीं पता, हम लोग तो खुद वो देखकर सरप्राइज थे, हमें लगा शायद आप में से किसी एल्डर ने वो बड़ा धमाका किया है क्योंकि आप लोग एल्डर्स के साथ फाइट कर रहे थे। वो तीनों से कहते हैं हम तीनों में से ऐसा किसी ने भी नहीं किया। मास्टर ज्यू कहते हैं लू फैमिली वाले घर की पिछली तरफ छुपे हुए हैं, हम लोग उनसे जाकर पूछते हैं क्या पता उन्हें इस बारे में पता हो कि यहाँ पर कौन से मास्टर थे। चलो फिर उनके पास चलते हैं और उनसे चलकर मिलते हैं। लांग नुई फिर से बेइज्जती करते हुए कहती है वो तो एक बहुत ही छोटी सी फैमिली है, कल की फाइट बहुत ज्यादा पावरफुल थी, मुझे नहीं लगता कि वो डर के मारे अपने घर से बाहर भी निकले होंगे। वो सारे मास्टर्स जैसे ही उनकी फैमिली के घर में दाखिल होते हैं सामने मास्टर ली खड़े होते हैं। वो तीनों मास्टर जो देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर हैं जो कि तियानजान की स्टेज पर हैं। मास्टर ज्यू सोच रहे होते हैं हो सकता है कि यही वो मास्टर थे जिन्होंने लास्ट नाइट ब्लास्ट किया था। मास्टर ज्यू मास्टर ली से पूछते हैं क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन से मास्टर हैं, आपका नाम क्या है? मास्टर ली उनसे कहते हैं मेरा नाम ली जूटियान है और मैं ब्लैक विंड माउंटेन का मास्टर हूँ और यहाँ पर लू फैमिली के रेजिडेंस पर रह रहा हूँ और आप जैसे मास्टर से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मास्टर ज्यू कहते हैं तो मास्टर ली क्या आप हमें ये बताएंगे कल रात यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, क्या आपको पता है वो धमाका किसने किया था? मास्टर ली उनको जवाब देने की बजाय कहते हैं जू फैन लास्ट नाइट फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, इस वक्त वो अंदर रूम में है और आराम कर रहा है। मास्टर सैन जी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या उन लोगों ने लू फैमिली वालों पर भी अटैक किया था? लांग नुई जू फैन की बेइज्जती करते हुए कहती है जू फैन ने हम सब से कहा था कि वो 10 साल में अपनी लू फैमिली को सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बना देगा, लेकिन जरा उसकी हालत तो देखो, वो जोमिंग वैली से आए हुए छोटे मोटे गुंडों को नहीं संभाल पाया। हमारा तो कोई भी कार्ड जख्मी नहीं हुआ लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। लू फैमिली वाले उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर ज्यू भी गुस्से के साथ उसे कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, तुम हर बार मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मास्टर जो लू फैमिली वालों से कहते हैं इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये लड़की अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, इसकी पुरानी आदत है। मास्टर ज्यू कहते हैं हमें नहीं पता कि यहाँ पर आप लोगों पर किसने अटैक किया था, आप एक तियानजान स्टेज के मास्टर हैं और आप भी जू फैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गया? मास्टर ली उनसे कहते हैं मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने कल रात को ही अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया था, मैं इस लेवल पर अभी पहुंचा हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं जू फैन को प्रोटेक्ट कर पाता, लेकिन मुझे इतना पता है कल हमारे ऊपर जिस बंदे ने अटैक किया था उसका नाम मास्टर यून था। मास्टर ज्यू की बात सुनकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में उसका नाम यून था? वो तो यूमिंग वैली का एक एल्डर है।
मास्टर जू साथ ही खुश होकर मास्टर ली से कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपको पता है वो एक बहुत बड़ा मास्टर है और वो 12 एल्डर्स में से एक है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। आपने अभी अभी ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया है, फिर भी आपने उसको हरा दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मास्टर ली उनसे कहते हैं, लगता है कि आपने उनको कोई गलती लगी है, मैंने मास्टर जून को नहीं हराया। मास्टर जू कहते हैं, अगर आपने उनके साथ फाइट नहीं की तो फिर आपकी पूरी लू फैमिली पूरी रात कैसे बची रही। मास्टर ली उनसे कहते हैं, ये सब कुछ बटलर लू फैन की वजह से हुआ है। अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो हम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचता। वो तीनों मास्टर्स जबकि लॉन्ग नुई भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, जू फैन एक मास्टर के साथ कैसे फाइट कर सकता है। मास्टर जू कहते हैं, जू फैन और मास्टर जून दोनों की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मास्टर जून एक हाई लेवल के मास्टर हैं। मास्टर ली कहते हैं, हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा थी। मास्टर सैन कहते हैं, तो फिर क्या हुआ, क्या जू फैन ने अपनी कोई स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए मास्टर जून को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। मास्टर ली उनसे कहते हैं, वापस जाने पर मजबूर नहीं किया, लगता है कि आप जू फैन को बहुत ही कम आंक रहे हैं। वो तीनों मास्टर भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हमने जू फैन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, हमने उसे कभी कम नहीं आंका। मास्टर ली उन सब से कहते हैं, मास्टर जून के पास वापस जाने का वक्त ही नहीं था, वो यहाँ से भाग नहीं पाए क्योंकि जू फैन ने उनके ऊपर ऐसा अटैक किया था कि उनकी हड्डियां भी नहीं बची, उनकी बॉडी भी जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से जू फैन की सारी स्ट्रेंथ जाया हो गई और वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। वो तीनों मास्टर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जू फैन एक लो लेवल का बंदा है। मास्टर जू कहते हैं, चले ये बात की तो समझ आ गई कि जू फैन ने किसी तरह मैनेज कर लिया और मास्टर जू को हरा दिया, लेकिन आपने कहा कि वो वीक हो गया था, लेकिन वो जख्मी कैसे हुआ, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। जू फैन भी उनकी बातें सुनकर कमरे से बाहर आ जाता है और कहता है, आप सब लोग तो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, मुझे भी नींद से जगा दिया, मैं भी रिकवर कर रहा था। मिस जिया जू फैन से कहती है, क्या तुमने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया। जू फैन कहता है, नहीं, तुम सब लोग इतना ज्यादा शोर मचा रहे हो कि मैं कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहा। तुम सब लोगों के शोर की वजह से मैं जाग गया हूँ। अब जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या शोर मचा रखा है। जू फैन मास्टर जू से कहता है, तो आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि मैं जख्मी कैसे हुआ, चले मैं आपको दिखाता हूँ। वो जल्दी से अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और उसमें से मास्टर जेन की बॉडी को बाहर निकाल लेता है। वो तीनों मास्टर जेन की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो मास्टर जेन की बॉडी है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, इसे किसने मारा है। जू फैन उनसे कहता है, इसे अपनी रिंग से मैंने बाहर निकाला है, तो आपको क्या लगता है कि इसको किसने मारा होगा। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मास्टर जू इसके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा रखते हैं और वो इसे अपने हाथों से मारना चाहते थे, लेकिन रात को जो जंगल में मुझे मिला था तब मैंने इसको मार डाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर जू मेरे साथ इस बात से गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि मैंने उनके शिकार को मार डाला है। मास्टर जू से कहते हैं, इस कमीने इंसान ने मेरी गोल्डन लाइटनिंग आई को चुरा लिया, इसके अलावा इसने मेरी रेपुटेशन को खराब किया। मैं तो इसको अपने हाथों से मारना चाहता था, इसका खून पीना चाहता था और इसकी हड्डियों को चूरा बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी हेल्प कर दी। मैं इसकी वजह से तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मास्टर जू फैन से कहते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल अपने भाई की तरह ही ट्रीट करूंगा। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन अपनी रिंग के अंदर से मास्टर जेन की बॉडी को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो तीनों मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर जू कहते हैं, आज के बाद तुम मेरे भाई हो, चाहे तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। जू फैन उनसे कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी था, मास्टर जेन का एक बाजू नहीं था और वो काफी ज्यादा जख्मी थे, वरना एक जान की स्टेज वाले मास्टर के साथ इस तरह मिलना ये तो एक बैड लक की बात है। मैंने उनको बहुत ही आसानी से मार दिया क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी थे। असल में मास्टर जून को मारते हुए मेरी बहुत ज्यादा की पावर रिलीज हो गई थी, इस वजह से मैं काफी ज्यादा वीक हो गया था, वरना एक बाजू वाला मास्टर जेन मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं कर सकता था। मास्टर जेन को मारते हुए मैं जख्मी हो गया। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि मैं जख्मी कैसे हुआ था। फिर जू फैन लॉन्ग नुई की तरफ देखता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब मुझे तुम बताओ, क्या तुम किसी एल्डर जेन को मार सकती हो? क्या तुम इतनी काबिल हो? अभी अभी तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती कर रही थी, तुम कह रही थी कि मैं इस लायक नहीं हूँ। मेरी फैमिली इतनी ज्यादा छोटी है कि हम लोग छुपकर अंदर बैठ गए होंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इतनी ज्यादा लकी हो, तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती है। तुम 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली से हो, इसलिए बाकी सबका मजाक उड़ाती हो। जू फैन की ये बात सुनकर मिस जिया हंसना शुरू कर देती है, जबकि मास्टर सैन भी हंस रहे होते हैं और फिर मास्टर जू से कहते हैं, तुम यहीं पर रुको और जू फैन का पूरा ख्याल रखना और अपने कुछ गार्ड्स को भी यहाँ पर लगा दो
लू ताकि इनकी सेफ्टी को अश्योर किया जा सके। मैं और मास्टर लू वापस हेडक्वार्टर जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पर जाकर पैट्रियार्च को सारी बात बताएंगे, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पर मास्टर जे ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, क्योंकि इस मसले को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लांग हुई और लांग जी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे तीनों एल्डर्स जू फैन को अपना भाई क्यों कह रहे हैं, वो तो इनसे बहुत ज्यादा छोटा है। दोनों मास्टर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, जू फैन पीछे से उनको ब्रदर कह के पुकारता है और वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर सैन और मास्टर लू कहते हैं, मास्टर जू ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा बदतमीज है। दोनों मास्टर्स के वहाँ से चले जाने के बाद जू फैन बाकी सब से कहता है, सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ, सिर्फ मास्टर जू यहीं पर रुके, मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है। बाकी के सारे लोग उस रूम में से चले जाते हैं। मास्टर जू और जू फैन वहाँ पर अकेले रह जाते हैं। जू फैन मास्टर जू से कहता है, मास्टर जू मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मास्टर जू से कहते हैं, तुम मुझे गिफ्ट कैसे दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी लू फैमिली को कम मांग रहा हूँ, मुझे पता है कि लू फैमिली वाले क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्या दे सकते जो कि एक कीमती गिफ्ट के तौर पर दिया जा सके। कहीं तुम्हारे पास कोई और सेकंड टाइप की फॉर्मेशन तो नहीं है। जू फैन कहता है, हाँ मेरे पास एक और फॉर्मेशन है, लेकिन क्या तुम्हारे पास 10 मिलियन है एक फॉर्मेशन को खरीदने के लिए। मास्टर जू की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उसके पास 10 मिलियन नहीं है। जू फैन कहता है, लेकिन मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ और गिफ्ट बिल्कुल फ्री में होता है, ये गिफ्ट तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जू फैन जल्दी से अपने पास उस बैग को खोलता है जिसके अंदर से वो डीमन क्रो निकलता है, जिस डीमन क्रो की एक आंख लाइटनिंग आई है, गोल्डन लाइटनिंग आई। मास्टर जू से देखकर हैरान हो जाते हैं। जू फैन उसे अपने कंधे पर बिठा लेता और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, यही वो डीमन क्रो है जो कि मास्टर जेन के पास था। जू फैन कहता है, अब जबकि मास्टर जेन मर चुके हैं तो इसका कोई भी ओनर नहीं रहा, तुम इसको अपने पास रख सकते हो, तुम इसे ट्रेन कर सकते हो, ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन साथी बन सकता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। मास्टर जू से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। जू फैन मास्टर जू से कहता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आपको ये गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई क्यों नहीं चाहिए, आपने पहले भी तो इसे इस्तेमाल किया है, क्या तुम इसे दोबारा से अपनी आंख में नहीं डाल सकते। मास्टर जू से कहते हैं, ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं कि मुझे ये लाइटनिंग आई कैसे मिली थी, मुझे बस इतना याद है ये मेरी किस्मत में है और ये ऐसा ही लिखा हुआ है कि अगर आप इसको एक बार खो देते हो तो आप उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आंख मुझे अपने ख्यालंग पवेलियन के किसी कल्टीवेशन मेथड से नहीं मिली। जब मैं बहुत ज्यादा नौजवान था तब मैं दुनिया घूमने के लिए गया था, वहीं पर रास्ते में ये मुझे एक्सीडेंटली मिली थी। साथ ही मास्टर जू से कहते हैं, जू फैन क्या तुम्हें पता है इस दुनिया की 3 सबसे खतरनाक प्लेसेस कौन सी हैं? जू फैन उनसे कहता है, नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता। मास्टर जू कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उन 3 प्लेसेस के बारे में बताता हूँ। मास्टर जू फैन से कहते हैं, इस पूरी दुनिया में तुम कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी जाना मना नहीं है, लेकिन 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर तुम नहीं जा सकते, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, चाहे तुम कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। और वो 3 प्लेसेस ये हैं, एक का नाम लोहे कैनियन है और एक का नाम माउंट बिंगयू है और एक कैनियन केव है। अगर मेरी बात सुनने के बाद तुम इन तीनों जगहों पर जाना चाहते हो तो इसमें कोई मसला नहीं है, तुम जा सकते हो, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हें ये तीनों डेंजरस प्लेसेस मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये अपनी लोकेशन को बदलती रहती हैं। ये सिर्फ कुछ किस्मत वालों को ही मिलती हैं। जू फैन भी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर जू से कहते हैं, ये तीनों फॉरबिडन एरियाज है और ये अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं, आज यहाँ पर तो कल कहीं और पर। आज अगर तुम्हें वेस्ट में मिलती है तो हो सकता है कल को वो ईस्ट में हो, और जैसे ही ये जगह अपीयर होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है और वो बवंडर इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है कि तुम उसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकते, और साथ में उसमें लाइटनिंग भी होती है। और आज तक जितने भी लोग उस टोर्नेडो के अंदर गए हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं वापस आया। अगर तुम्हारे पास किस्मत अच्छी हो तो तुम वापस आ सकते हो। जू फैन उनकी बातें सुनकर सोच रहा होता है, लगता है कि किसी बहुत ही हाई कल्टीवेशन वाले बंदे ने इस टोर्नेडो को वहाँ पर सेट किया है, ये एक ट्रैप है। अगर तुम्हें इसकी कल्टीवेशन के मेथड का पता ना हो तो तुम लोग वहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। जू फैन मास्टर से कहता है, तो आप वो वाहिद शख्स हैं जो कि इस टोर्नेडो से जिंदा वापस आए हैं? मास्टर जू से कहते हैं, हाँ मैं ही वो अकेला शख्स हूँ जो इस टोर्नेडो से बाहर आया है। मास्टर जू कहते हैं, मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, जब मैं यंग था तो मुझे लोहे कैनियन मिली, मैं उस टोर्नेडो के अंदर चला गया। जैसे ही मैं उस टोर्नेडो के अंदर चला गया मैं हवा में उड़ रहा था और मेरे इर्द गिर्द बिजलियां चमक रही थी, वो भी पर्पल कलर की, और वहाँ से मुझे आसमान का रंग भी पर्पल कलर का दिखाई दे रहा था। मेरे साथ वहाँ पर जितने भी और मार्शल आर्टिस्ट थे वो सारे उस लाइटनिंग से स्ट्रक हुए, यानी उस लाइटनिंग ने उन पर असर किया, लेकिन वो सारे के सारे मर गए। और फिर लास्ट पर मेरी बारी आई। जैसे ही वो पर्पल लाइटनिंग मेरी आंख से टकराई मुझे अपनी आंखों में बहुत ही जबरदस्त दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैं उस लाइटनिंग के टकराने की वजह से मरा नहीं। आज भी जब मैं उस वाक्य को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है और मुझे ठंडे पसीने आते हैं। जू फैन उनकी सारी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है
जो मेरे पास 9 सीक्रेट्स की बुक है, द बुक ऑफ एस्पर, उसमें लिखा हुआ है उनके एम्परर ने इस गोल्डन लाइटनिंग आई को खुद से कल्टीवेट किया था। ये गोल्डन लाइटनिंग आई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हर चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन इस आई को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मास्टर ज्यू फिर से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं, मुझे पता था कि वो पर्पल लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने उससे फाइट की। मैं उससे फाइट करता रहा, मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं अभी उसी लाइटनिंग के साथ फाइट ही कर रहा था कि उसी वक्त एक आदमी की आवाज मेरे कान में पड़ी। वो एक मंत्र बोल रहा था। जैसे ही उसने एक मंत्र बोला, उसी वक्त मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा और मैंने भी उसके साथ साथ उस मंत्र को बोल दिया और बस उसी वक्त मुझे ये गोल्डन लाइटनिंग आई मिल गई। इसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। उस टोर्नेडो से बाहर कैसे आया और वो अपने आप टोर्नेडो वहाँ से गायब कैसे हो गया। हो सकता है कि मेरी लाइटनिंग आई का उस पर्पल लाइटनिंग के साथ कोई ताल्लुक हो, क्योंकि उसके बाद उस लाइटनिंग ने मेरे पर कोई भी अटैक नहीं किया। बस मुझे इतना याद है कि टोर्नेडो के खत्म होने के बाद हमारे मास्टर्स हमें उठाकर यहाँ पर ले आए और उसके बाद मैंने इस गोल्डन लाइटनिंग आई को कल्टीवेट किया और इसे यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मास्टर जेन और उसके साथियों ने मुझे धोखा देकर मेरी ये आंख निकाल ली, तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे वो मंत्र भी याद नहीं है जिसकी मदद से मैंने इसको एक्टिवेट किया था। अब मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा, क्योंकि वो मंत्र तो किसी को याद ही नहीं है और ना ही लोहे सिटी किसी को मिलने वाला है। ज़ू फेन उनकी बात सुनने के बाद कहता है, ये लोहे कानियान, मुझे लगता है कि एम्परर ने वहाँ पर अपना खजाना छुपाया हुआ है। इसी तरह की बाकी की 2 प्लेसेस हैं, उनमें भी मुझे खजाना मिल सकता है। मुझे वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करना चाहिए और वो सारा खजाना मुझे मिल सकता है। ज़ू फेन कहता है, जबकि बुक ऑफ एस्पर मेरे पास पहले से है और इसके अलावा गोल्डन आई भी मेरे पास आ चुकी है। बाकी की 2 प्लेसेस में अगर मुझे वहाँ से भी कुछ खजाना मिल जाता है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर 3 इंसान बन जाऊंगा। ज़ू फेन अपने आप में हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। जैसे मुझे ये सारा खजाना मिलेगा तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही वो सोचता है, अब जबकि मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ तो यहाँ पर एम्परर्स की जगह पर मुझसे फाइट करने के लिए कौन आएगा। अब यहाँ पर विलन कौन होगा। तो नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। ज़ू फेन 1 महीने की रिकवरी के बाद उठकर बाहर आता है अपने रूम से। ज़ू फेन 1 महीने तक अपने रूम में अकेला बैठा रहा है कल्टीवेट करने के लिए। जैसे वो उठकर बाहर आता है, वो कहता है, आज तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। उसी वक्त वहाँ पर जाओ कोई खड़ी होती है। वो उसे देखकर कहती है, ये तो बटलर लू है, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। ज़ू फेन उसे भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा क्या हो गया? मैं 1 महीने तक अकेला कल्टीवेट करता रहा हूँ, कहीं मैं मॉन्स्टर तो नहीं बन गया? ये मुझे देखकर इतना ज्यादा डर गई जो यहाँ से भाग गई है। मैं कोई इंसानों को खाने वाला मॉन्स्टर तो हूँ नहीं, इतना भी डरावना नहीं जो मुझे देखकर भाग गई है। साथ ही ज़ू फेन सोचता है, कहीं ये उस बारे में तो नहीं, लास्ट जब मैंने इन दोनों लड़की को किडनैप किया था और साथ ही मैंने इसके कपड़े भी फाड़े थे और साथ में इसकी मिस के कपड़े फाड़ दिए थे, शायद उसी वजह से ये बहुत ज्यादा डरी हुई है। और इसके अलावा मैं हमेशा जुनहाई को मारता पीटता रहता हूँ। हो सकता है कि इस लड़की के दिमाग में अभी भी मेरी एक बुरी इमेज हो कि मैं इसको भी मारूंगा, इसलिए ये डर कर मुझसे भाग गई है। ज़ू फेन अभी इसी बारे में सोच रहा होता है कि वहाँ पर टोंगलिंग आता है और इशारा करते हुए उसे कहता है, ब्रदर ज़ू फेन, क्या तुम्हारी इंजरीज रिकवर हो गई? क्या तुम ठीक हो? ज़ू फेन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ज़ू फेन उसकी तरफ मुड़ता है, टोंगलिंग उसे देकर भागना शुरू कर देता है। ज़ू फेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ज़ाओपी की तो मुझे समझ आती है कि वो मुझसे डर कर भागी होगी, लेकिन टोंगलिंग ये मुझे देखकर क्यों भागा है? ज़ू फेन कहता है, मैं कभी किसी के साथ बात करने के लिए जाता हूँ या निगोशिएशन करने के लिए तो मैं उनके मोटिव्स को समझ लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। टोंगलिंग के साथ मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, मैंने इसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर ये मुझे देखकर डर कर क्यों भाग गया है? ज़ू फेन कहता है, चलो छोड़ो, दफा करो इनको, मुझे इन सब से क्या लेना है? मैं तो एक ग्रेट डीमन एम्परर हूँ, मुझे इन छोटे छोटे मसलों में नहीं पड़ना। अगर ये मुझसे डर कर भागते हैं तो भागने दो। ज़ू फेन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है, वहीं पर मिस ली आ जाती है और ज़ाओ कोई भी उसके पीछे छुपी होती है। मिस ली के हाथ में एक बास्केट होती है। वो उसे कहती है, बटलर लू, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ क्योंकि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। साथ ही वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। ज़ू फेन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? वो अपनी बास्केट को खोलती है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी पेस्ट्रीज होती है। ज़ू फेन उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, इनकी खुशबू भी अच्छी है और दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ज़ू फेन उसे पूछता है, तुमने ये कहाँ से खरीदे हैं? क्या यहाँ पर फैंग सिटी में ऐसा कोई अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ से इतना अच्छा खाना मिलता है? ज़ाओ कोई ज़ू फेन से कहती है, हम लोगों ने इसे खरीदा नहीं है, बल्कि जो मिस ली ने हर रोज 10 घंटे लगाकर तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। पूरा महीना लगा है इनको तैयार करने में और उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं, ताकि जब तुम कल्टीवेट करने के बाद और रिकवर होने के बाद बाहर आओगे तो तुम्हें अच्छा खाने को मिले। ज़ू फेन कहता है, अब तुमने इसको इतनी मेहनत करके बनाया है तो मैं ये रख लेता हूँ, वैसे भी मुझे भूख लगी हुई है। ज़ू फेन उस बास्केट को उठाकर अपने रूम में आ जाता है और जैसे उसे खाने लगता है उसी वक्त दरवाजा खुलता है और मिस जिया अंदर आ जाती हैं और उसके हाथ में भी एक बास्केट होती है। मिस जिया ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट लेकर पहले से ही आ गया है और मैं अभी इतनी मेहनत करके इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो जी कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। ना बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूं। एपिसोड की शुरुआत से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ू फैन जख्मी होने के बाद 1 महीने के बाद रिकवर करके बाहर निकलता है तो वहीं पर मिस ली आ जाती हैं और उसके लिए कुछ डिशेस बनाकर लाती हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। वो अपने रूम में बैठकर जैसे उनको खाने लगता है वहीं पर मिस जिया आ जाती हैं और मिस जिया भी उसके लिए कुछ बनाकर लाती हैं। जैसे वो मिस ली को वहाँ पर देखती हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। यहाँ पर लड़कियों वाली फाइट की बात हो रही है। वो दोनों एक दूसरे से जेलस होती हैं क्योंकि वो दोनों ज़ू फैन के लिए खाना बनाकर लाई हैं। मिस जिया गुस्से के साथ अपनी टोकरी को वहाँ टेबल पर रख देती है और कहती है यहाँ पर तो कोई पहले से आ चुका है जो इसके लिए खाना बनाकर लाया है। लगता है कि मुझसे भी ज्यादा इसको किसी की फिक्र है। ज़ू फैन मिस जिया की तरफ देखता है और कहता है आज पता नहीं इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है, लगता है जो मुझे ठीक देखकर खुश नहीं है। मिस जिया अपनी टोकरी को उसके सामने रखते हुए कहती है बटलर ज़ू फैन मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ इसलिए तुम इसको खा लो। ज़ू फैन मिस जिया से कहता है मेरा पेट इतना भी बड़ा नहीं है, मेरे पास पहले से इतना सारा खाना है, मैं यही खाने वाला हूँ, तुम इसे अपने लिए रख लो। उसकी ये वाली बात सुनकर मिस जिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घूर कर ज़ू फैन को देखती है। ज़ू फैन कहता है पता नहीं क्यों मैं एक डीमन एम्परर हूँ लेकिन इस वक्त इस लड़की के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे मार डालेगी। मुझे आज से पहले इतना सा डर कभी नहीं लगा। ज़ू फैन उसकी बात मान लेता है और जल्दी से उसकी बास्केट को खोल कर देखता है तो उसके अंदर सिर्फ जला हुआ खाना पड़ा होता है। ज़ू फैन उस जले हुए खाने को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये वाला खाना भी खाने के लायक है। ज़ू फैन मिस जिया को कहता है मुझे लगता है कि मुझे वो वाला खाना खाना चाहिए जो कि चमक रहा है, शाइनी खाना। मिस जिया उसे कहती है लेकिन तुम ये दोनों भी तो खा सकते हो, दोनों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो। मिस जिया बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखती है। ज़ू फैन कहता है अच्छा ठीक है मैं दोनों का टेस्ट कर लेता हूँ। मिस जिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है पहले मेरे वाले को टेस्ट करो। मिस ली गुस्से के साथ मिस जिया से कहती है नहीं ये पहले मेरे वाला खाएगा, मैंने तुमसे पहले से खाने के लिए दिया है। ज़ू फैन कहता है 1 महीना पहले तो ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छी थी लेकिन अब अचानक इन दोनों को क्या हो गया है, सिर्फ 1 ही महीना तो गुजरा है। ज़ू फैन अपने हाथ में चॉपस्टिक्स पकड़कर बैठा होता है जबकि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही होती हैं। ज़ू फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर इन दोनों के साथ मसला क्या है, लगता है किसी ने इन दोनों पर जादू कर दिया है। पक्की बात है ये जोमिंग वैली वालों ने इनके साथ ऐसा किया है। असल में डीमन एम्परर को इस दुनिया के इमोशंस के बारे में नहीं पता कि प्यार क्या होता है और जेलसी क्या होती है। जैसे कि पहली एपिसोड में मैजिक एम्परर ने कहा था कि मेरे ऊपर मैजिक ऑफ हार्ट यानी कि दिल का श्राप है। असल में वो मैजिक ऑफ हार्ट नहीं बल्कि वो भी प्यार वाली फीलिंग है। ज़ू फैन उन दोनों से कहता है तुम दोनों झगड़ना बंद करो, जो पहले आएगा उसी का पहले खाया जाएगा। मिस ली पहले आई थी इसलिए मैं मिस ली का खाना पहले टेस्ट करूंगा। मिस ली उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ज़ू फैन अपनी चॉपस्टिक्स के साथ उसके खाने को उठाता है और एक नवाला अपने मुंह में रखता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी और अच्छा होता है। ज़ू फैन साथ ही मिस ली की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारा खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी खुशबू भी अच्छी है और तुम बहुत ही अच्छी कुक हो। यहीं पर जाओ कोई की एंट्री होती है। वो क्योंकि मिस ली की मेड है वो मिस ली की तारीफ करते हुए कहती है मिस ली को पिछले 10 साल से खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फैंगलिन सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनकी टक्कर का कुक हो। ज़ू फैन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम मेरी मिस के हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे हो। मिस जिया आगे बढ़ती है और ज़ू फैन से कहती है ज़ू फैन मेरा खाना भी टेस्ट करो। ज़ू फैन घबराते हुए मिस जिया के जले हुए खाने की तरफ देखता है जिसके अंदर से जला हुआ काला धुआं भी निकल रहा होता है। ज़ू फैन बड़ी ही हिम्मत करता है और अपनी चॉपस्टिक के साथ उसके खाने का एक नवाला उठाकर मुंह में डाल लेता है लेकिन साथ ही वो उल्टी कर देता है और खांसते हुए कहता है ये क्या बकवास चीज है, इससे अच्छा तो पॉइजन का टेस्ट होता है, इससे अच्छा वाकई में हम पॉइजन खा लेता। ज़ू फैन मिस जिया के खाने को साइड पे कर देता है और कहता है मैं मिस ली का खाना खाऊंगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त रूम के बाहर का सीन दिखाते हैं। युनहाई जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है उसे अंदर से बहुत ज्यादा खुशबू आती है, वो भागता हुआ अंदर आ जाता है। युनहाई भागता हुआ ज़ू फैन के पास आता है और कहता है बिग ब्रदर ज़ू आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आपके पास इतना ज्यादा टेस्टी खाना भी है, क्यों ना थोड़ा सा मेरे साथ भी शेयर करें, मुझे भी भूख लगी है। ज़ू फैन उसे इशारा करते हुए कहता है पीछे रहो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें खाना देता हूँ। वो उसे उसकी बहन का जला हुआ खाना देकर कहता है तुम अपनी बड़ी बहन का ये वाला खाना खाओ। युनहाई उसे कहता है मैं इसका खाना क्यों खाऊंगा, मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत बड़ी निकम्मी है, उसे तो खाना पकाना आता ही नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता कि किचन का रास्ता किस तरफ से है। ज़ू फैन और फिर अपने भाई दोनों से बेइज्जती करवाने के बाद मिस जिया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। युनहाई कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ज़ू फैन कहता है नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, बस तुम्हारी बहन से कहना कि उसे कुकिंग करने की जरूरत नहीं, जिस चीज का उसे पता नहीं वो काम करना नहीं चाहिए। ज़ू फैन खाना खाने के बाद उनसे कहता है अब मैं जा रहा हूँ कियानलॉन्ग पवेलियन वालों से मिलने के लिए, तुम सब लोग यहीं पर रुको, हो सकता है कि जोमिंग वैली वाले यहाँ पर आए। ज़ू फैन के वहाँ से जाने के बाद जाओ कोई मिस ली से कहती है मिस ली आपको तो
बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। जू फैन ने आपका खाना खाया, इसका मतलब वो आपको पसंद करता है। नेक्स्ट सीन टिनयू एम्पायर के पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके एम्परर बैठते हैं। जोमिंग वैली के एल्डर और कियानलांग पवेलियन के एल्डर वो दोनों ही वहाँ पर एम्परर का वेट कर रहे होते हैं मेन हॉल में। कियानलांग पवेलियन के मास्टर का नाम लॉन्ग जीफी होता है, जबकि जोमिंग वैली के मास्टर का नाम वैनशेन होता है। वो दोनों वहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब एम्परर यहाँ पर आए और उनकी बात सुने। थोड़ी देर के बाद एम्परर वहाँ पर आ जाते हैं और खांसते हुए उन सबसे कहते हैं, ठीक है अपनी बात बताओ। एम्परर सामने आकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वो दोनों मास्टर्स उठते हैं और उनके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट पेश करते हैं। एम्परर उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों फैमिली 7 बड़ी फैमिलीज में से एक हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त। जोमिंग वैली के मास्टर चिल्लाकर कहते हैं, एम्परर मैं यहाँ पर अपनी अर्जी लेकर आया हूँ। यहाँ पर कियानलांग पवेलियन वालों ने पिछले महीने हमारी फैमिली के 2 बड़े एल्डर्स को मार डाला है। जैसा कि एम्परर आपको पता है कि हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक मुआहदा हुआ है कि हम दोनों फैमिलीज वाले एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते और किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने हमारे इस मुआहदे को तोड़ डाला और हमारे एल्डर्स को मारा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। मास्टर लॉन्ग जीपी से कहते हैं, वैनशेन क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह एम्परर के सामने आकर झूठ बोलते हुए। मास्टर जीपी एम्परर से कहते हैं, एम्परर जरा इनसे पूछे तो सही कि इनके जिन दोनों मास्टर्स को हमारे लोगों ने मारा है उनको किस जगह पर मारा है। वो दोनों लोग कियानलांग पवेलियन की टेरिटोरी में थे, यानी कि हमारे इलाके में आए थे। वो लोग हमारे इलाके में क्या कर रहे थे? हमारे दरमियान में जो समझौता हुआ था वो तो जोमिंग वैली वालों ने तोड़ा है, क्योंकि ये अपने 2 बड़े एल्डर्स और बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पर आए थे हमारे इलाके में। जोमिंग वैली के मास्टर कहते हैं, अरे कियानलांग पवेलियन के इलाके में मेरा एक स्टूडेंट जिसका नाम यू क्वान था उसको तुम्हारे लोगों ने मार डाला था, इसलिए मैंने अपने एक एल्डर को वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। तुमने हमारे 2 मास्टर्स को मारकर सिर्फ बदला लिया है। 20 साल पहले हमने तुम्हारे साथ जो किया था उसका। मास्टर जीपीयू से कहते हैं, ये बदला कैसे हुआ? 2 साल पहले तुमने हमारे पवेलियन के एक मास्टर जिनका नाम मास्टर ज्यू है उनको एक ट्रैप में फंसाकर उनकी गोल्डन लाइटनिंग आई को बर्बाद कर दिया था, और उस वक्त भी तुम लोगों ने यही कहा था कि वो तुम्हारे इलाके में है। इसी वजह से मैं इस मामले में खामोश रहा, क्योंकि वो वाकई में तुम्हारे इलाके में था। तुमने उसकी आंख निकाल दी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस बार तुम्हारे एल्डर्स हमारे इलाके में आए थे और वहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 ऐसे एल्डर्स थे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तुम इसको क्या इन्वेस्टिगेशन कहते हो? तुम लोग तो हम पर अटैक करने के लिए आए थे। और यहीं पर वो दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। एम्परर उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, अब मैं फैसला सुनाने वाला हूँ। एम्परर उन दोनों से कहते हैं, इस मामले में तुम दोनों बहुत ज्यादा गलत हो। कियानलांग पवेलियन को लगता है कि फैंगलिंग सिटी उनका है, लेकिन मैं यहाँ पर फैसला सुनाता हूँ, फैंगलियन सिटी आज के बाद कियानलांग पवेलियन वालों का नहीं है। और साथ ही वो जोमिंग वैली वालों से कहते हैं, और तुम लोग भी फैंगलिन सिटी में नहीं जा सकते। तुम में से कोई भी, ना कियानलांग पवेलियन वाले और ना ही जोमिंग वैली वाले उस इलाके में नहीं जाएंगे। फैंगलिन सिटी में अब तुम्हारा कोई भी बंदा नहीं जाना चाहिए। ये बात सुनते ही वो दोनों मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एम्परर चिल्लाकर उन सब से कहते हैं, बस बहुत हुआ, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों बड़ी फैमिलीज वाले आपस में फिर से झगड़ो। अब जाओ यहाँ से और वापस इस तरह का मसला लेकर मत आना। फिर वो दोनों ही मास्टर एम्परर के सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं, ठीक है एम्परर, हमें आपकी बात मंजूर है। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद एम्परर कहते हैं, जोमिंग वैली वाले वहाँ पर फैंगलिन सिटी में क्या करने के लिए गए थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें पता चल चुका है पिछले 1000 साल से जो राज हमने छुपा कर रखा हुआ है। वहीं पर एम्परर की चेयर के पीछे एक बंदा होता है, शैडोज में खड़ा होता है। वो कहता है, ये इंपीरियल पैलेस ये बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जिनकी नजर हर एक चीज पर रहती है। किसी न किसी ने उनको खबर दे दी होगी। एम्परर से कहते हैं, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि हमें अपने प्लान को स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन फिर से फैंगलिन सिटी का दिखाया जाता है। जू फैन कियानलांग पवेलियन के बाहर जाता है तो वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पर एक डोली आकर रुकती है, उसके अंदर से एक मोटा सा लड़का निकलता है। जू फैन उस मोटे लड़के के पेट को देखकर कहता है, क्या ये एक इंसान है? दिखने में तो इंसान नहीं लग रहा, एक इंसान इतना ज्यादा मोटा कैसे हो सकता है? जू फैन कहता है, हालांकि ये मोटा लड़का बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मुझसे तो ज्यादा है, क्योंकि मैं अभी 5th लेयर पर हूँ और ये 7th लेयर पर है। जू फैन उसके गार्ड्स की तरफ देखता और कहता है, जहाँ तक कि इसके सारे गार्ड्स भी वो सारे भी 7th लेयर पर हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है ये किसी इंपीरियल फैमिली से यहाँ पर आया है। जू फैन कहता है, अगर ये कियानलांग पवेलियन का हिस्सा होता तो अब तक तो ये अंदर चला गया होता, लेकिन ये दरवाजे पर इंतजार क्यों कर रहा है? जू फैन जैसे ही दरवाजे से अंदर जाने लगता है, वो मोटा लड़का जू फैन को कहता है, ब्रदर जरा रुको, मेरी बात सुनो। जू फैन पीछे की तरफ घूमता और कहता है,
क्या हुआ बताओ मुझे, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वो मोटा लड़का हंसते हुए उससे कहता है, ब्रदर क्या तुम qianlong पवेलियन से हो? जू फैन उसे कहता है, नहीं, मेरा इनकी फैमिली के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, बस यही समझ लो कि मैं इनका कुछ जानने वाला हूँ। मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी मर्जी से अंदर आ जा सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम अंदर जाकर मेरा एक मैसेज दे सकते हो? तुम्हें अंदर जाकर मिस लॉन्गनुई को मेरा मैसेज देना है, उसे कहना कि मोटू बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अगर तुम बाहर नहीं आती तो मैं यहीं पर तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही लेट जाऊंगा और यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे मिलने के लिए बाहर नहीं आती। जू फैन बड़ी मुश्किल के साथ अपनी हंसी को रोकते हुए सोच रहा होता है, तो इसका मतलब ये मोटा लड़का यहाँ पर लॉन्गनुई के लिए आया है, ये तो लॉन्गनुई का आशिक है। जू फैन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारा मैसेज दे देता हूँ और मैं उसे बाहर भेज दूंगा। वो मोटू उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे ब्रदर हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।